हाँ बच्चों, आज हम लोग जो है पॉलीमर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पॉलीमर मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स पार्ट, यानी जब कई पार्ट आपस में मिलते हैं तो उसे पॉलीमर कहते हैं। पॉली मीन्स क्या होता है बेटा? मैनी। मर मीन्स क्या होता है? पार्ट। कई पार्ट जब मिल जाएंगे उसे पॉलीमर हम कहते हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया था आपको कि पॉलीमर जो प्रोसेस होती है जिससे बनता है उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो पहले तो हम कोई एग्जाम्पल समझे ना पॉलीमर का, तभी तो समझ में आएगा। तो बेटा हम आपको ऐसे बताएं, जब कई स्टूडेंट हम लोग इस तरीके से खड़े हो जाएं और हम ये कहें कि इस पॉलीमराइजेशन स्टार्ट, तो पाई वन टूटेगा सभी का। जो सभी बच्चे ऐसे खड़े हुए हैं, पाई वन टूटेगा और सब एक दूसरे के हाथ पकड़ लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन। सब कई मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। समझ में आ गया? तो पॉलीमर कैसे, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि सबसे छोटा एग्जाम्पल हमने ले लिया। जैसे ये देखो बेटा, विनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? विनाइल क्लोराइड। आपने सुना होगा विनाइल क्लोराइड, ठीक है। इधर देखिए, ये विनाइल क्लोराइड है, ठीक है। इतने को विनाइल कहते हैं बेटा। ये एक मोनोमर है। जब इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे, मान लीजिए इसके 1000 मॉलिक्यूल है या 100 मॉलिक्यूल है, एक रिएक्शन चेम्बर में रखा गया और उसमें 100 टेबल टेम्परेचर प्रेशर दे के उसका पॉलीमराइजेशन कराया। भाई पॉलीमर बनने की जो प्रोसेस होती है, रिएक्शन होती है, उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर आप पॉलीमराइजेशन में ये पाई वन टूटेगा बेटा, ऐसे कई मॉलिक्यूल रिपीट हो जाएंगे बेटा। CH2 डबल बॉन्ड CH की जगह, डबल की जगह क्या हो जाएगा बेटा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और Cl नीचे आ जाएगा और ये होल N बन जाएगा। मतलब समझ रहे हो? ऐसे कई मॉलिक्यूल्स आपस में रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। और जिससे ये बन जाएगा पॉलीमर। इसका नाम होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। इसको हम विनाइल क्लोराइड कहते हैं। ये एक मोनोमर है। पॉलीमर जिससे बनता है मॉलिक्यूल से उसे मोनोमर कहते हैं। मोनो माने एक, मर मीन्स पार्ट, एक पार्ट। और इसमें पॉलीमराइजेशन जो हो रहा है बेटा, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का मतलब रिएक्शन जिस तरीके से हो रही है उसके टाइप्स हैं। एक हो गया अब तुम्हारा एडिशन पॉलीमराइजेशन का, ये एग्जाम्पल हो गया। ये PVC की बरसाती आती है। बरसाती का मतलब प्लास्टिक की रेनकोट, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बोला जाता है इसको, PVC। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें, बताओ बच्चों ये कौन सा पॉलीमराइजेशन हम पढ़ा रहे हैं? मैंने क्या कहा? पॉलीमर बनाने की ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? जल्दी से बताओ, कौन सा पॉलीमराइजेशन है ये? वेरी गुड, एडिशन पॉलीमराइजेशन पहले पढ़ाएंगे। तो अभी हम पढ़ा रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। फिर बताएंगे एक दूसरा टाइप्स होता है बेटा, कौन सा? ये पॉलीमराइजेशन के टाइप्स हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के टाइप्स हैं। एडिशन और दूसरा कौन सा बताया मैंने? कंडेंसेशन। एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है बेटा। तो पहले हम एडिशन के बारे में डिटेल में बता देंगे। तो बेटा ये पॉलीमर कैसा है? PVC। कोई पूछे ये हमारा कोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है, तो दिस इज ए होमोपॉलीमर। आपके दिमाग में आ गया ये चक्कर क्या सर? अब तो और क्लासिफिकेशन है, ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। होमो का मतलब जो पॉलीमर एक प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है उसे होमोपॉलीमर कहते हैं। जहाँ दो डिफरेंट होते हैं और एडिशन हो रहा है उसे कोपॉलीमर कहते हैं। जैसे गर्ल्स बॉयज़ एक साथ पढ़ रहे हैं तो दैट इज ए को एजुकेशन, ठीक है। होमो एजुकेशन तो है नहीं। तो यहाँ पर देखिए PVC हमारा केवल विनाइल क्लोराइड से मिलकर बना है बेटा, इसलिए ये एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बना, तो इसलिए हम इसे होमोपॉलीमर कहते हैं। अब जैसे हम आपसे ये कहें कि बेटा ब्यूना S बनाओ, क्या बनाओ? ब्यूना S। तो अब आप कहेंगे सर ब्यूना S क्या है? ये एक रबड़ होती है। क्या होती है? आपको हम एक बात बता दें, आपको जानकारी नहीं होगा अभी। पॉलीमर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये पॉलीमर की 3 कैटेगरी होती हैं। नंबर 1 कैटेगरी प्लास्टिक की होती है, नंबर 2 कैटेगरी होती है आपकी फाइबर की, और 3rd कैटेगरी होती है आपकी रबड़ की। याद रखना, प्लास्टिक, फाइबर, रबड़, ये तीनों पॉलीमर की कैटेगरीज हैं।
समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा इनमें इलास्टिसिटी किस में होती है बेटा? रबड़ में। समझ में आ गया। प्योर प्लास्टिक होगी तो जल्दी टूट भी जाएगी, उसमें कड़कपन होता है, प्लास्टिसिटी होती है, जल्दी टूट भी जाती है। लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहे तो आजकल फाइबर की चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि उनमें अगर थोड़ा सा वजन पड़ता है तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाती, जल्दी टूटती नहीं है। आपने देखा हो मार्केट में 2 तरह की कुर्सियाँ आती हैं, चेयर। एक होती हैं वो सस्ती आती हैं, तो वो प्योर प्लास्टिक होती हैं, अच्छी नहीं होती है, तो उसमें वजन पड़ देता है और ज़रा सा ऐसे ऐसे करते हैं हम बैठते समय कुर्सी की चेयर में, तो वो क्रेक्स आ जाते हैं, उसमें क्या आ जाते हैं? क्रेक्स आ जाते हैं, टूट जाती है, प्लास्टिसिटी होती है। लेकिन अगर जो थोड़ी महंगी आती है, कॉस्टली आती है, जिसमें फाइबर होता है, उसके आप हैंड जहाँ हाथ रखते हो उसको इधर उधर करोगे तो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, तो वो जल्दी टूटती नहीं है, तो उसमें फाइबर मिला होता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो? तो पॉलीमर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा है? प्लास्टिक, फाइबर और रबड़। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? ये लो, दिस इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। बोलो बेटा, अब ये क्लासिफिकेशन किसके आधार पे है? जल्दी बताओ। अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लास्टिक में क्या है? कुछ ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें और कम है, तभी तो गैप है बीच में। तो कहने का मतलब जो है, ये ब्यूना एस एक रबड़ का एग्जाम्पल है, ये एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल था। जब देखो पीवीसी, पीवीसी एक प्लास्टिक है। हेलो, पीवीसी क्या है? प्लास्टिक है। ब्यूना एस क्या है? कम ऑन, रबड़ है। तो मैं इस सिंथेटिक रबड़ है, तो बनाई कैसे जाती है? इसके 2 मोनोमर हैं, एक ब्यूटाडाईन है, एक ब्यूटाडाईन है और एक बेटा स्टायरीन है। तो ब्यूटाडाईन, स्टायरीन 2 हमारे क्या हैं? कम ऑन, 2 क्या है? मोनोमर। लेकिन पीवीसी अभी एक ही मोनोमर से मिलकर बनी थी, इसलिए होमोपॉलीमर है। बट अगर इन दोनों को मिला ब्यूटाडाईन, जानते हो क्या फार्मूला होगा? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1,3 ब्यूटाडाईन। ये कौन सा ब्यूटाडाईन है? 1,3। डबल बॉन्ड एक पे लगा, 3 पे लगा है। और एक बात तो याद रखो, पॉलीमराइजेशन डबल बॉन्ड तो होनी चाहिए या फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तब कंडेंसेशन होगा। इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए एडिशन में। ये 1,3 ब्यूटाडाईन है। और स्टायरीन का फार्मूला बताओ बेटा। स्टायरीन डबल सिंगल डबल CH डबल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारा स्टायरीन है। तो 1,3 ब्यूटाडाईन, 1,3 ब्यूटाडाईन। और ये कौन है बेटा? जल्दी बताओ। स्टायरीन। तो बेटा 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, 2 चीज़ों से मिलकर बना है, ये कोपॉलीमर हो गया। कैसे? अब सुनो, जहाँ डबल है वहाँ सिंगल कर दो और जहाँ सिंगल है वहाँ डबल कर दो। अब बेटा यहाँ पर क्या है? जल्दी से बताओ। डबल बॉन्ड, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, डबल की जगह सिंगल हो जाएगा, सिंगल की जगह डबल हो जाएगा। अब ये देखो बेटा, हमें डबल बॉन्ड से मतलब इसको नीचे लटका दिया। ये आपका बेंजीन में CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दो, इसको हम कहते हैं स्टायरीन। क्या कहते हैं? ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर इन दोनों से बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन इधर इससे किससे जुड़ने वाला है? बताओ कोई बच्चा। ये इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ेगा? 1,3 ब्यूटाडाईन से। याद आया? तो अब ये क्या बनेगा? समझना ध्यान से। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पर क्या लग गया? ये फेनिल ग्रुप C6H5 और ये बन जाएगा होल N। मैं होल N क्यों लिख रहा हूँ? मैंने क्या कहा? ऐसे ही रिपीट होती रहेंगी चीज़ें। समझ में आ गया? तो ये बन गया 1,3 ब्यूटाडाईन और कौन? स्टायरीन, दोनों के कॉम्बिनेशन से चीज़ बनी, इसमें कुछ निकला नहीं। तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन की पहचान है कि नो साइड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड हियर। अब बताओ इसका नाम क्या है बेटा? जल्दी बताओ इस पॉलीमर का। ब्यूना एस। अब आया समझ में? तो ब्यूना एस जो बना है ये हमारा कैसा है बताओ? रबड़। ये कोपॉलीमर में आता है। किस में आएगा? कोपॉलीमर। तो बच्चों इस प्रकार से एक होमोपॉलीमर होता है, एक कोपॉलीमर होता है। आप समझ गए हो? अच्छा, ये एडिशन हम पढ़ रहे हैं, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकला है। समझ में आ गया? अच्छा बेटा एक चीज़ बताओ, कभी आपने ये सुना है पान? पान सुना है? पान का फुल फॉर्म बताओ बेटा।
अच्छा 11th में सुना था। पान होता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमर। अब सुनो ये कैसे बनता, देखो बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, ये था विनाइल क्लोराइड। बेटा देखो उधर, ये कौन है, विनाइल क्लोराइड। और इसे हम क्या कहेंगे, विनाइल साइनाइड, क्या कहेंगे। और आपको एक बात बता दें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसे एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल भी इसे कहते हैं। अगर हम यहाँ पाई बॉन्ड तोड़ दें तो अब पता है इसके N मॉलिक्यूल जोड़ दो तो बताओ बच्चों ये क्या बन जाएगा, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ये कौन था, हमने अभी तुमसे क्या कहा, एक्राइलोनाइट्राइल, या इसका नाम है विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड को एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। ये बन गया पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। बताओ ये होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर, जल्दी से बताओ, ये होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर है। एडिशन है कि कंडेंसेशन है, बस ये समझना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया। तो अब ये है कौन, जैसे ब्यूनायस रबर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक है, ये पहचानना भी आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा आपको। तो एक्राइलोनाइट्राइल ले लिए, पॉलीमराइजेशन कर लिया, और पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। पेरोक्साइड से फ्री रेडिकल पैदा होता है और एडिशन होता है। यस बेटा, आपको बता दें अभी जो ट्रेडिशनल मेथड है उनमें जहाँ एडिशन रिएक्शन हो रही है वहाँ पर पेरोक्साइड लेते हैं, और पेरोक्साइड वहाँ पर कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी इनिशिएटर होते हैं। ये क्या पैदा करते हैं, जल्दी से बताओ, फ्री रेडिकल। तो इनकी मैकेनिज्म कौन सी होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन की, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। समझ में आ गया। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होती हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। समझ में आ गया। तो पेरोक्साइड ही फ्री रेडिकल पैदा करता है, और बाद में ये देखो ये टूट जाएंगे, फ्री रेडिकल दूसरे से जुड़ता चला जाएगा। फिर जब रिएक्शन चलती रहती तो उसे प्रोपेगेशन कहते हैं। फिर रोकने के लिए उसमें हम रेडिकल डालते हैं, तब टर्मिनेशन होता है, स्टॉप होती है। नोट कर लिया, बोलो। बोलो जल्दी बोलो। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, इसमें कुछ नहीं है, विनाइल साइनाइड है, इसको एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। पाई वन तोड़ दिया, जोड़ते चले गए हम यहाँ पर, ये पॉली आगे लगा देंगे, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इनका यूज़ भी आना चाहिए। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का यूज़ वूल के सब्स्टिट्यूट होता है, ये फाइबर होता है, कॉमर्शियल फाइबर, कॉमर्शियल फाइबर है ये, कॉमर्शियल फाइबर है। ऊन आती, ऊन पहले ऊन से स्वेटर बनाते थे, ऊनी कपड़े बनाते थे ऊन से। तो वो जो ऊन होती थी एक होती थी हमारी नेचुरल, एक होती है सिंथेटिक। तो जो सिंथेटिक है वो यही है, यानी पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का इस्तेमाल सिंथेटिक वूल बनाने में। समझ में आ गया। ये जस्ट लाइक वूल होती है, समझ में आ गया, यूज़ होती है वूल के, वूल का सब्स्टिट्यूट समझ लीजिए। कॉमर्शियल फाइबर है वो, तो वूल फाइबर ही तो होता है। ठीक है, नोट कर लिया बेटा। तो बताओ ये होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर, इतना बता दो। होमोपॉलीमर, वेरी गुड। अगर हम आपसे ये पूछे जो एक्राइलिक है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जो एक्राइलिक फाइबर्स होती हैं, एक्राइलिक फाइबर्स होती हैं, वो केमिकल स्टेन माने दाग और केमिकल इंसेक्ट और फंगी से अच्छे से रेजिस्टेंस होती हैं, इसीलिए तो यूज़ की जाती हैं। भाई ये आर्टिफिशियल वूल है तो इसकी कुछ अच्छी बात है, तभी तो आजकल हम लोग नेचुरल नहीं इस्तेमाल कर रहे। क्या है रीज़न, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, केमिकल गिर जाए तो ख़राब नहीं होगी, फंगी लग जाए तो ख़राब नहीं होगी। समझ रहे हो, या कहने का मतलब है कोई स्टेन दाग धब्बा लग जाए, इंसेक्ट वगैरह, इन सब से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो याद रख लो नोट करके, एक्राइलिक फाइबर जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। रेजिस्टेंस किसके प्रति है उसका, केमिकल्स के प्रति। ठीक है, तो अब तुम्हारे दिमाग में बताओ इतने में से कहाँ पर लिखा है एक्राइलिक पॉलीमर। एक्राइलिक पॉलीमर बताओ, कोई यहाँ पर है कि नहीं है।
तो मैं दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये एक्राइलिक ही पॉलीमर तो है, हाँ एक पॉलीक्राइलोनाइट्राइल है। अब आप इसकी जगह पर कोई दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको स्टायरीन पढ़ाया था, स्टायरीन उसमें भी तो ये ग्रुप लगा हुआ है। तो कहने का मतलब इस तरीके से ग्रुप जो होते हैं वो किसके प्रति रेजिस्टेंस रखते हैं, जल्दी बताओ, केमिकल के प्रति। किसके प्रति? केमिकल के प्रति। तो ये कौन सा पॉलीमर है, जल्दी बताओ, कौन सा पॉलीमर है ये? होमोपॉलीमर। चलो अब ये बताओ, अगर हमने ये स्ट्रक्चर बना दी और हमने यहाँ CH सिंगल बॉन्ड CH2 लिख दिया का होल एन बेटा विवेक, बताओ यहाँ पर ये कैसा पॉलीमर है? होमो की हेट्रोपॉलीमर, मतलब होमो की कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन आता है ऐसे, दिस इज ए होमोपॉलीमर की कोपॉलीमर? सर दिस इज ए होमोपॉलीमर, क्योंकि ये एक ही मोनोमर से बनकर बना है जिसका नाम है स्टायरीन। क्या है? स्टायरीन। डबल बॉन्ड को तोड़ दो और जोड़ते चले जाओ। समझ में आ गया? और जो चीज़ जुड़ने लग रहा है उसे नीचे लटका दो, जैसे बेंजीन। समझ में आ गया? ठीक, क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग, इसी तरीके से आपको मैंने क्या बताया था पॉलीमराइजेशन में, मैकेनिज्म का पोर्शन थोड़ा सा बता देते हैं, मैकेनिज्म कैसे होती है, खासकर एडिशन पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म। बच्चों एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है, एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है, कुछ तो इसकी मैकेनिज्म होती है, वो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। आपको बताएं, एक बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेंजोइल पेरोक्साइड, यानी आपको नहीं आता तो पेरोक्साइड लिख लीजिए। तो बेंजोइल पेरोक्साइड जो होता है ये इसको क्या करेगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म करेगा। एल्कीन हो या डाइईन्स हो या उनके डेरिवेटिव्स हो, एल्कीन हो या डाइईन्स हो, जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन्स, या उनके डेरिवेटिव्स की काफ़ी वेराइटीज़ होती हैं। डेरिवेटिव्स नहीं जानते हो, उनसे बने हुए डेरिवेटिव, जैसे स्टायरीन में डबल बॉन्ड है, बोलो, पॉलीविनाइल क्लोराइड में भी डबल बॉन्ड है, पॉलीक्राइलोनाइट्राइल बनाया था उसमें भी था। तो बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं, तो उनकी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड जैसे फ्री रेडिकल जनरेटिंग कैटलिस्ट होते हैं, उनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। मैंने कौन कौन से नाम लिए, देखिए इधर देखो, हमने अभी आपसे क्या कहा, कोई भी एल्कीन हो या डाइईन हो, ओके, या इनके डेरिवेटिव्स हो जहाँ डबल बॉन्ड होता है, उनकी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस एडिशन स्पेशली किसकी प्रेजेंस में होती है। देखो इधर बेंजोइल पेरोक्साइड, दिस इज ए बेंजोइल, और पेरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तो दिस इज ए बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड या CH3CO, ये एसिटाइल पेरोक्साइड हो गया, या टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, टर्सरी ब्यूटाइल ये हो गया हमारा टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। कहने का मतलब ये है, चाहे टर्सरी ब्यूटाइल हो आपका, चाहे आपका क्या हो बेटा जल्दी बताओ, एसिटाइल हो, चाहे बेंजोइल हो, इन पेरोक्साइडों की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। पेरोक्साइड किसे कहते हैं, जब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन ये आ रहा है, ये कैसे काम करता है। देखिए, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा बेटा, देखो ये अनस्टेबल है, ये यहाँ से टूटेगा बीच से, होमोलिटिक फिशन, तो हमें बनेगा C6H5CO सिंगल बॉन्ड। बोलो बेटा कितने मॉलिक्यूल बनेंगे फ्री रेडिकल के, 1। अब ये क्या करेगा, ये इसमें से टूटेगा, CO2 गैस बन जाए के निकल जाएगा, तो 2CO2 निकल गया और बन गया फेनिल रेडिकल C6H5। ये कार्बन पे होता है रेडिकल, समझाने के लिए लिख तो दिया यहाँ पर, कार्बन पे रेडिकल कितने बन गए, ये 2 बन गए। तो पहली स्टेप होती है, याद रखो, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। कौन सी होती है बेटा, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, पहली स्टेप। फिर आपकी सेकेंड स्टेप होती है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब, इनिशिएशन कराने के लिए रेडिकल आएगा, और ये रेडिकल आपको बता दें CH2 डबल बॉन्ड CH2,
कुछ याद आया? इसका नाम क्या है? एथिलीन। हम बनाने जा रहे पॉलीएथिलीन, जो बनाना चाहो। इसमें देखो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये रेडिकल इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH2 रेडिकल, CH2 सिंगल बॉन्ड C6H5। बोलो बेटा, जुड़ गया CH2। फिर चाहो तो तुम ये देखो फर्दर फिर एथिलीन डालो। मान लीजिए उसमें 1000 मॉलिक्यूल है, इधर देखो बेटा, तो 1000 मॉलिक्यूल का पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये इसमें जुड़ता चला जाएगा। बोलो, मान लीजिए n मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा, CH2 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 CH2। कुछ याद आया? का होल n, कुछ याद आया बेटा? बोलो, ऐसे रिपीट होती चली जाएगी। तो ये जो स्टेप हुई, यहाँ से स्टार्टिंग वाली स्टेप जो हुई है, ये इनिशिएशन है। और बाद में क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब एक बार स्टार्ट होने के बाद प्रोपेगेट करती रहे। समझ में आ गया? और ऐसे ही पॉलीमर बन जाएगा। अब बाद में लास्ट स्टेप क्या होती है जल्दी से बताओ? लास्ट स्टेप होती है टर्मिनेशन। क्या होती है? इनिशिएशन में एक स्टेप होती है और प्रोपेगेशन में 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, टर्मिनेशन में भी 1-2 हो सकती हैं। तो टर्मिनेशन के लिए भी हम इसमें रेडिकल डालते हैं। क्या डालते हैं जल्दी बताओ? रेडिकल डालते हैं और दूसरे रेडिकल मिला देंगे तो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में हमने अपनी तरफ से कोई रेडिकल डाल दिया, आप जो डाल दो, ये बन गया। अब कोई रेडिकल फ्री नहीं है। बोलो बेटा, अब कोई रेडिकल फ्री है यहाँ पर? बताओ, C6H5। तो ये रिएक्शन स्टॉप हो गई, ऐड रेडिकल। तो लास्ट स्टेप क्या कहलाएगी? टर्मिनेशन। क्या कहलाएगी? टर्मिनेशन। तो पहली स्टेप इनिशिएशन, दूसरी स्टेप में प्रोपेगेशन होगा, वहीं पे समय ज़्यादा लगेगा। जब सभी मॉलिक्यूल नहीं उसमें ऐड हो जाएंगे तब तक चलती रहेगी। और बाद में अपनी तरफ से रेडिकल डाल दो या बचे हुए रेडिकल आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? स्टॉप हो गई रिएक्शन, टर्मिनेशन हो गया। तो बेटा याद रखना है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, वहाँ इस तरह की फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है जो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इनिशिएट होती है। पेरोक्साइड जहाँ इस्तेमाल किया जाए वहाँ फ्री रेडिकल फार्मेशन होती है। जैसे आपने एंटी मार्कोनी को रूल पढ़ा था, उसमें भी पेरोक्साइड लिया जाता था। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी बेटा। तो समझ में आ गया? ये एडिशन पॉलीमर्स हैं जो सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज के पॉलीमराइजेशन से बन रहे हैं। बताओ, ये एथिलीन से पॉलीएथिलीन बना, तो ऐसे पॉलीमर्स को कहते हैं होमोपॉलीमर्स। क्या कहते हैं इसे? होमोपॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है? अगर हम पॉलीथीन के बारे में पढ़ें, पॉलीएथीन, तो वो होमोपॉलीमर है। और जो पॉलीमर 2 डिफरेंट मोनोमर से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोपॉलीमर्स कहते हैं। जैसे ब्यूनाएस, याद आया? बोलो, ब्यूटाडाइन स्टायरीन के मिलने से मिलकर बनता है। हमेशा याद रखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहली स्टेप कौन सी होती है? चेन इनिशिएशन स्टेप होती है, सिंगल। बेटा, चेन इनिशिएशन सिंगल स्टेप में होती है, जबकि प्रोपेगेटिंग और टर्मिनेटिंग स्टेप हमेशा एक से अधिक फॉर्म में होते हैं। वो कुछ नहीं होता है, वो बना रहेंगे, कोई दिक्कत थोड़ा है। मेन चीज़ पॉलीमर बन गया। कहाँ पर? वो मेरी बात नहीं समझे। उसने स्टार्ट कर दिया, बाद में रेडिकल डालकर उसको स्टॉप कर देते। वो जरा देर के लिए वो इनिशिएटर का काम करता है, वो कहीं नहीं जाता, उसको बना रहने दीजिए। बात तुम समझो, वो एक हर जगह रिपीट नहीं हो रहा, एक मॉलिक्यूल है सिंगल इनिशिएटर वाला, वो बना रहेगा तो क्या दिक्कत उससे? बोलो, पूरे में ऐसा तो है नहीं कि पूरे इतने बड़े मॉलिक्यूल्स में मान लीजिए उसका मोलर मास 1000 है, उसमें से 1 ग्राम चीज़ का क्या मतलब है 1000 ग्राम में? समझ में आ गया? मेरा कहने का मतलब है कि ये जस्ट इनिशिएटर रूप में यहाँ इस्तेमाल किया गया है होमोपॉलीमर। क्योंकि रिपीट यूनिट किसकी हो रही है? कौन सी चीज़ जुड़ रही है इसमें? एथिलीन। ठीक है? पेरोक्साइड का यूज कहाँ होता है? फ्री रेडिकल बनाने के लिए बना दिया फ्री रेडिकल। पेरोक्साइड यहाँ कैटलिस्ट है। तो इसमें बताओ, सिंगल स्टेप में कौन सी होती है? सिंगल स्टेप बताओ, सिंगल स्टेप में कौन होगा? केवल इनिशिएशन और प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। हाँ, इसे नोट कर लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट लिखिएगा, इसके बाद लिखिए, हाँ जी, एक बात और याद रखिए, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। बोलो, ये पॉलीमराइजेशन के 2 टाइप्स होते हैं। पॉलीमराइजेशन आर 2 टाइप्स, एडिशन और कंडेंसेशन। तो एडिशन वाला होता है चेन ग्रोथ, इसका दूसरा नाम लिख लीजिए, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसे क्या कहते हैं जल्दी से बताओ? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें चेन बढ़ती है लगातार
और इसका नाम है देखो इधर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ये ध्यान रखना, पूछा जा चुका है कई बार। एडिशन पॉलीमराइजेशन का नाम है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। उसमें एकदम चेन बढ़ती, कुछ निकलता नहीं है, और जिसमें कुछ निकले तो उसकी ग्रोथ में कमी आती है, तो स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करेगा, इसलिए उसका नाम होगा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अगर हम पॉलीएथीन की बात करें, नोट कर लिया बेटा, इसको हटा दें। अगर हम बात करें पॉलीएथीन की, तो पॉलीएथीन दो तरीके का होता है। मैंने भी बताया था स्टार्टिंग में भी, अगर आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, नहीं दिया है तो समझ लीजिए दोबारा से। पॉलीएथिलीन दो तरीके का होता है। नाम बताइए पॉलीएथिलीन का। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन और लो डेंसिटी। ये कौन सा आता है? एडिशन की कंडेंसेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। और एडिशन में देखिए हमारे पास में पॉलीएथिलीन कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया था। CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, इसके एन मॉलिक्यूल लेते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है और ये बन जाता है आपका पॉलीएथिलीन। कुछ याद आया? पॉलीएथिलीन ये दो तरीके का होता है, एक हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, बताइए बेटा, एक लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ये ध्यान रखिएगा, इनकी बनाने की थोड़े मेथड्स में बदलाव हुआ है। हाई डेंसिटी कैसा होता है? लीनियर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ये कैसे होते हैं? क्रॉस लिंकिंग इसमें ज़्यादा होती है, क्रॉस लिंकेज इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए ये स्ट्रक्चर कैसी होती है? ब्रांच फॉर्म में होती है, इसलिए इसमें डेंसिटी कम हो जाती है। समझ में आ गया? अच्छा, एक बात और समझिएगा, जो पॉलीएथिलीन लीनियर होती है उसे क्या कहते हैं? हाई डेंसिटी। और जो स्लाइटली ब्रांच होती है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल ब्रांचिंग होती है, उसमें क्या कहते हैं? जल्दी बताओ क्या होते हैं, जल्दी बोलो। हाँ, तो इसे क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। और सुनो, एक और बताए आपको बात, एक होती है पॉली थर्मोप्लास्टिक, एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये जानते हो आप लोग? प्लास्टिक के बारे में अभी हम पढ़ाएंगे आगे, अभी प्लास्टिक नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब बात चल रही है तो तुरंत बताएंगे, नहीं तो ये चैप्टर फिनिश नहीं कर पाओगे आप। प्लास्टिक जो होती है दो तरीके की होती है, नोट कर लो। एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होती है उसको आपने देखा है, कई लोग प्लास्टिक को ज़मीन से मतलब आसपास कूड़ा को बीनते हुए नज़र आते हैं, बोलो, तो वो प्लास्टिक यूज़ करते हैं थर्मोप्लास्ट। और प्लास्टिक पड़ी होगी वो नहीं बीनेगी, तुमने देखा वो इलेक्ट्रिक स्विच नहीं होता, ऑन ऑफ करते हैं, तो वो, हाँ, वो थर्मोसेटिंग होती है, बेकेलाइट की बनी होती है। तो जो प्लास्टिक को रीयूज़ किया जा सकते, गर्म करने के बाद फर्दर यूज़ करें, मोल्ड कर लें, रीमोल्ड हो जाए अगेन एंड अगेन। जिस प्लास्टिक को गर्म करके दोबारा से आकार दिया जा सके, रीमोल्ड रिसाइकिल किया जा सके, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और जिस प्लास्टिक का दोबारा यूज ना किया जा सके, रीमोल्ड ना किया जाए, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो ये हमारी पॉलीएथिलीन किस तरह की प्लास्टिक है, जल्दी से बताओ? थर्मोप्लास्टिक। समझ में आ गया? इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है? थर्मोप्लास्टिक। अब बात करते हैं इसी में लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन और हाई डेंसिटी, ये दो तरीके की पॉलीएथिलीन है। अगर आपको बताएं लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन बनाना है अगर आपको, तो आप मान लीजिए इसको डाई ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा में पेरोक्साइड इनिशिएटर की प्रेजेंस में 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर की हाई प्रेशर पर और 350 से 500 के आसपास टेम्परेचर रखने पर एथीन को पॉलीमराइजेशन करके प्राप्त की जाती है। नहीं समझे? ये एथीन है, पॉलीएथीन बना, और कौन सा पॉलीएथीन बनाना है हमें, जल्दी बोलो? लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन बनाना है, बोलो बेटा। तो इसे बनाने के लिए 1000 से कितना बताया एटमॉस्फेयर प्रेशर? 1000, लगभग 1000-2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, या तो 1000 के और 2000 के बीच के रेंज में एटमॉस्फेयर प्रेशर, और लगभग 300 से लेकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे। समझ में आ गया? और सुटेबल टेम्परेचर प्रेशर ये भूल जाओगे, हाई प्रेशर हो गया, ये समझ में आ गया। अब यहाँ मेन समस्या पता समझना ध्यान से, इधर देखो, ये रिएक्शन किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे, पेरोक्साइड या ट्रेस अमाउंट में ऑक्सीजन O2, तब ये बनेगी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। क्या बनेगी? लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। और लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन के बारे में बात करें, फ्री रेडिकल एडिशन और हाइड्रोजन एटम, फ्री रेडिकल एडिशन और हाइड्रोजन एटम के अब्स्ट्रैक्शन से प्राप्त होने वाले होते हैं लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन होगा, या तो हाइड्रोजन निकालो या फ्री रेडिकल बनाओ, बोलो बेटा, तभी हमारा फ्री रेडिकल से प्राप्त होने वाला कौन सा होता है? पॉलीएथिलीन, लो डेंसिटी वाला।
इन पॉलीमर्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रेट चेन के में बीच बीच में ब्रांचिंग हो जाती है। कैसी हो जाती है, ब्रांचिंग, ऐसे बीच बीच में ब्रांचिंग हो जाएगी। समझ में आ गया, ये इस तरीके से डेंसिटी कैसी होगी इनकी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन केमिकली इनर्ट है, केमिकली इनर्ट है, टफ है। आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ये वाली लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन बता रहे हैं हम पहले। तो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन कैसा है, केमिकली, जल्दी बोलो, केमिकली इनर्ट। तो प्लास्टिक जब सब होती हैं, ये हमारी केमिकली इनर्ट है और टफ भी है, फ्लेक्सिबल भी है और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर भी है। ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर भी है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। मतलब पुअर ही समझो, प्लास्टिक कौन सी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, पुअर लिख दिया है ही नहीं एक तरह से, वो एक इंसुलेटर समझो। लेकिन हल्की सी कहीं देखिए ब्रांचिंग की वजह से हल्का झंझनाट मिल जाए, लेकिन कुल मिला के ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन पुअर कंडक्टर लिखा गया है। ठीक है, और दूसरी बात सुनिए, अब एक बात और सुनो। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन केमिकली इनर्ट है, ये तो बता दिया। इसीलिए इसको इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने वाले वायर्स के इंसुलेशन में, सीक्वेंस बोतल में, टॉयज में, फ्लेक्सिबल पाइप बनाने में यूज़ करते हैं। अब बताओ, अगर नीचे वायर लगा है कॉपर का, उसके ऊपर तुम जाके कोटिंग कर रहे हो इंसुलेटर के रूप में, तो फिर कैसे पुअर कंडक्टर है, वेरी वेरी पुअर कंडक्टर। काय लिख रहे इस बात को, इस बात को लिखने नहीं चाहिए। बताइए बात, इलेक्ट्रिसिटी को पुअर कंडक्टर है, क्या मतलब है, पुअर कंडक्टर का मतलब क्या है, लिखो ही मत कंडक्टर है भाई। तुम वायर के ऊपर, तुम उसके ऊपर इंसुलेटिंग कर रहे हो, जो वायर नहीं आते, बताइए, वायर तुमने देखा होगा, उस वायर के ऊपर क्या कोटिंग होती है, प्लास्टिक की। तो इसका मतलब प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर है ही वैसे भी। हाँ आप बताओ, नेक्स्ट बात समझिए, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। बताइए ये हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन क्या होती है, ये भी हमारी पॉलीएथिलीन का प्रकार है, बस बनाने का तरीका अलग है। वो बनाती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, जबकि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन किससे बनती है। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन जो है ये तब फॉर्म होता है जब एथीन का एडिशन पॉलीमराइजेशन और हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। आपने कभी सुना है जिंगलर नाटा कैटलिस्ट, नहीं सुना है, फेमस चीज़ है भाई, पढ़ लीजिए, लिखो जिंगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, लिख लीजिए आप पहले। अगर आपको सुनो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बनाना है, क्या बनाना है जल्दी बताओ बेटा, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बनाना, तो कैटलिस्ट कौन सा लेंगे, अब फ्री रेडिकल नहीं, अब यहाँ कैटलिस्ट लिया जाएगा जिसका नाम है जिंगलर नाटा कैटलिस्ट। लिख लीजिए आप लोग, जिंगलर नाटा कैटलिस्ट, जिंगलर नाटा कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में आप यहाँ लिख दो, देखो एथिलीन, और ऊपर लिख दो जिंगलर नाटा कैटालिस्ट, और यहाँ लिख के चले आओ क्या, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ये बात समझने की कोशिश करो, समझ में आ गया। वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी। और जिंगलर नाटा कैटालिस्ट जो है क्या होता है, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट होता है, उसमें ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम जानते हो, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम जानते हो, ट्राई इथाइल, इथाइल ये ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इन दोनों के मिलने से बनता है जिंगलर नाटा कैटालिस्ट। समझ में आ गया। तो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के मिलने से जिंगलर नाटा कैटालिस्ट बनता है। इसकी प्रेजेंस में 6 से 7 एटमॉस्फेयर पर, लगभग 6 से 7 एटीएम प्रेशर पर ये, और 300 लगभग 300 से 400 केल्विन के बीच में। समझ में आ गया। वो इससे पहले हमने भी आपको लिखाया था 300 डिग्री सेल्सियस से 600, वो केल्विन है वहाँ पर, ठीक है, यानी ध्यान रखना। इससे लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन जब बना रहे थे तो वो 300 केल्विन निकल गया, डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन से 600 केल्विन के बीच में है। तो अभी यहाँ पर क्या है, लगभग 300-400 केल्विन के टेम्परेचर पर 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिंगलर नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जो भी पॉलीएथिलीन बनेगा वो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होगा। इसे नोट करना, ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको बता दें, इम्पीरिया के नाटा और जर्मनी के जिंगलर, इन दोनों को 1963 में एक नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में। इसी बात पर उन्होंने एक कैटलिस्ट बनाया था जिंगलर नाटा कैटलिस्ट। उसी कैटलिस्ट पर हम बहुत सारे पॉलीमर बना सकते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन करके। इसलिए याद रखना, आप लोग सर्च कर सकते हो जिंगलर नाटा कैटालिस्ट की मैकेनिज्म, वो किस तरीके से एथिलीन को ऐड करता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी था कि जिंगलर नाटा का काफ़ी इस्तेमाल होता है, कई बार 1-2 क्वेश्चन हमने देखे आते हैं एग्ज़ाम में भी। नेक्स्ट लिखिए,
हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन लीनियर मॉलिक्यूल है कि ब्रांच्ड? लीनियर है, और क्लोज पैकिंग कारण इसकी डेंसिटी हाई होती है, देर मतलब क्लोज पैकिंग है इसमें। इन पॉलीमर्स को लीनियर पॉलीमर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको बता दिया, स्ट्रक्चर में लीनियरिटी है, और ये साथ साथ होते हार्डर होते, केमिकली इनर्ट तो होते ही हैं, और डस्टबिन, बकेट्स, बोतल, पाइप आदि की मैन्युफैक्चरिंग में इनका यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया? तो एप्लीकेशन बहुत होते चीज़ों के। भाई प्लास्टिक का यूज़ बहुत जगह है, ठीक है। क्या बेटा? पुअर कंडक्टर कहो, हम तो कह रहे इंसुलेटर कह दो, इलेक्ट्रिसिटी इनमें कंडक्ट नहीं होती है। अब हो सकता है बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हो तो थोड़ा सा एहसास हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जनरली ये इंसुलेटर है, पुअर वेरी पुअर कंडक्टर भी है, ठीक। नेक्स्ट लिखिए। अब ये कल्पना करिए कि ऐसा प्लास्टिक बनाया जाए, हेलो, एक ऐसा फाइबर बनाया जाए बहुत पतला जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे, तब जो है हमारे जो वायर एल्यूमिनियम के, कॉपर के, इनको रिप्लेस कर दिया जाए और प्लास्टिक के वायर बनाए जाएं जो इलेक्ट्रिसिटी को वायर से भी अच्छे ढंग से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें। ये रिसर्च आई थिंक कहीं ना कहीं चल रही होगी, सफलता अभी तक नहीं मिली, नहीं तो नोबेल प्राइज इस पर भी मिल जाता, ठीक है। तो समझिए, ध्यान से समझिए, बताइए कितना अच्छा है भाई। अगर प्लास्टिक जो इलेक्ट्रिसिटी को वायर कॉपर से ज़्यादा कंडक्ट कर दे इलेक्ट्रिसिटी को, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगा, तो ऐसे तार से इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा ना, रेजिस्टेंस कम होगा उसमें। आप समझ क्यों नहीं रहे? आप अपने घर की वायरिंग एल्यूमिनियम से कराइए, एक लोग कॉपर से कराइए, तो बिल कॉपर वाले का कम आएगा। क्यों? रेजिस्टेंस कम होगा उसमें। समझ में आ गया? और हमेशा 6 mm 10 mm मोटे तार लगाइए घर में, जिनकी लेंथ क्या हो, कम हो, और एज लेंथ वो उसकी मोटाई क्या हो, ज़्यादा हो एरिया, तो आप देखिएगा बिल कम आएगा। समझ में आ गया? तो आप समझिए कितना अच्छा निकल के आया टॉपिक। हमें एक ऐसा पॉलीमर बनाना चाहिए जो वायर को रिप्लेस कर दे। तो समझ लीजिए जब मेटल को रिप्लेस कोशिश कर दी जाएगी तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक का एप्लीकेशन बढ़ेगा। अगर जो व्यक्ति इस चीज़ को करेगा तो आई थिंक उसको तो नोबेल प्राइज से कम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी खोज होगी। बताइए, ठीक है, काम करिए पॉलीमराइजेशन पे। चलिए नेक्स्ट बात चलते हैं। अब आती है टेफ्लॉन की बात। टेफ्लॉन के आजकल दरवाजे भी बनाए जाते हैं, टेफ्लॉन के डोर्स, और टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। नॉन स्टिक तवा आपने पढ़ा होगा, नॉन स्टिक टेंसिल मतलब क्या यूटेंसिल्स बनाने में काम आते हैं टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन क्या होता है बताइए? आप लोगों ने सुना होगा टेफ्लॉन, नहीं सुना है तो सुन लो। टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन नाम है टेफ्लॉन, और वैसे नाम इसका पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन या एथिलीन। आपको बता दें ये कौन, बताओ आप लोग? CF2, आपने ये पढ़ा था CH2CH2, इसका नाम क्या है? एथिलीन। अब H हटा के क्या लगा दें? F, लो बेटा इसके एन मॉलिक्यूल ले लो, पॉलीमराइजेशन कर दो, CF2 जहाँ डबल है वहाँ सिंगल कर दो, और ये ऐसे हाथ ऐसे फैला दो, ओल एन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो इसका नाम बताओ, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। आगे P लगा दो पॉलीमर में, PTFE हो गया। अब एक बार क्वेश्चन आया था, बच्चों से पूछा गया था व्हाट इज़ द PTFE। अब बच्चा कहते हैं ये फुल फॉर्म नहीं समझ में आ रही है, टेफ्लॉन है ये, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, दिस इज आल्सो कॉल्ड टेफ्लॉन। क्या कहेंगे इसे हम लोग? टेफ्लॉन। तो अब बच्चों के दिमाग में पता है एक बात क्या होती है, सर क्या रखें क्या रखें? अरे मैं तो ये कहता हूँ कुछ मत लिखो, ऊपर लिख के चले आओ कैटालिस्ट, और यहाँ लिख के दो टेम्परेचर ऑब्लिक प्रेशर, बस जय हिंद जय भारत। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब होता क्या, कितना याद रखोगे रिटन एग्जाम में है। अब होता क्या है, हाँ जहाँ स्पेसिफिक चीज़ है उसे पढ़ो। मैंने आपसे क्या कहा? लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, बोलो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, और एक हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। आपको पता है मैंने बताया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनती है, बेंजोइल पेरोक्साइड कैटलिस्ट लेंगे, बट हाई डेंसिटी के लिए जिंगलर नाटा कैटलिस्ट है। समझ में आ गया? आप समझो ना, जहाँ स्पेसिफिकाई कर सकते हो वहाँ करिए। अब टेफ्लॉन मैन्युफैक्चरिंग किससे कर रहे हैं? टेट्राफ्लोरोएथिलीन से कर रहे हैं। फ्री रेडिकल बनेगा पर सल्फेट कैटलिस्ट लेंगे यहाँ पर। अब इन्होंने कैटलिस्ट का जिक्र किया है पर सल्फेट।
पर सल्फेट, यानी पर सल्फेट का मतलब कहीं ना कहीं कैरो एसिड मतलब परऑक्साइड बॉन्ड बना है, और जहाँ पर होता है परऑक्साइड होता है, परऑक्साइड होता है वो फिर रेडिकल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये केमिकली इनर्ट है, कोरोजिव रीजेंट है, के अटैक से रेजिस्टेंस होता है। कोरोजिव जानते हो आप, तवा बनाते, तवा मीन्स यूटेंसिल होती है जिसपे हम रोटी बनाते हैं, उस तवे में तुमने देखा है लोग जो है आयरन का होता है, कहीं कोरोजन ना हो जाए इसलिए उसके ऊपर क्या ही कोटिंग कर देते हैं, टेफ्लॉन की, टेफ्लॉन कोटिंग कर। अब तुम सोचो वैसे प्लास्टिक को रखो गर्म करने पर एकदम चिपकने लगती है, तो लेकिन उस तवे के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग है और नीचे से टेम्परेचर बहुत देर जा रहा है फिर भी वो गल नहीं रही है, तो इसका मतलब कैसी है वो, टफ है, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, तभी तो उसका हम नॉन स्टिक तवे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बोलो, उसमें कोई चीज़ जल्दी इसके ऊपर, हाँ समझदार हो, ठीक है। तो अब कुल मिला के इसमें कोरोजन जल्दी नहीं होगा, और केमिकली इनर्ट है। ऑयल सील्स और गैस्केट बनाने में, ऑयल की जो सील होती है ऑयल सील्स और गैस्केट बनाने में, नॉन स्टिक सरफेस वाले यूटेंसिल बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, नॉन स्टिक यूटेंसिल। टेफ्लॉन कोटिंग का 300 डिग्री सेल्सियस या अधिक टेम्परेचर पर डिकम्पोजिशन हो जाता है। अगर टेफ्लॉन कोटिंग का डिकम्पोजिशन करना चाहते हो तो यू शुड प्रोवाइड 300 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 300। तो घर में इतना कहाँ गैस जलाने पर 300 होता है, 100 के आसपास हम लोग चलते हैं, 150। तो कुल मिला के वो डिकम्पोज होगी थोड़ी हाई टेम्परेचर पर। हाँ जी बेटा, समझ में आ गया। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल इसी में बताया था कि पहले बताया था, जल्दी से देखो बेटा। अच्छा, इसी तरीके से पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल होता हमने आपको बताया था। पान का जैसे देखो उधर, ये पीटीएफई का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे ही हम आपको बताएं पान का फुल फॉर्म क्या है। तो पान का हमने बताया था एक्राइलोनाइट्राइल, ये देख लो एक बार, यहाँ पर CN कर देंगे, इधर बेटा इधर देखो, इधर देखो विनाइल साइनाइड है ये, इसका पॉलीमराइजेशन कर दो विनाइल साइनाइड का, कुछ नहीं करना है, ये विनाइल है ये साइनाइड है, इधर देखो, इधर देखो, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH अब बताओ इसी को हम क्या कहते हैं, होल N, इसे कहते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। बात तो वही है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है, इसका यूज़ करते हैं वूल सिंथेटिक वूल बनाने में, समझ में आ गया। इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है नेचुरल वूल से, समझ में आ गया। और ये हमारा एक होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर नहीं है। क्लियर हो गया बेटा। इसी तरीके से अब हम लोग पढ़ते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। किसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग, कंडेंसेशन का। तो आई थिंक ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए हैं, समझ में आ गए हैं कि नहीं आए बेटा, आ गया है, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट हमारा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन समझना, ये दूसरा टाइप है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है बेटा बताओ, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात समझना। इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में साइड प्रोडक्ट निकलता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चैन में वृद्धि जो होगी बेटा वो स्टेप बाय स्टेप होगी, और चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं हम लोग एडिशन को। इसका हमने सबसे पहले आपको बता दें, पहले हम आपको इसमें बताएंगे पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड वो पॉलीमर्स होते हैं जिनके बीच में CONH बॉन्ड होता है, लिंक ये रिपीट होता रहता है, एमाइड लिंकेज। इसका एग्जाम्पल हमने आपको दो बताए, एक होता है आपका एमाइड लिंकेज दो जगह है नायलॉन्स में। आपको नायलॉन की कई कैटेगरी हैं, लेकिन नायलॉन की दो मेन कैटेगरी याद रखिए आप लोग। नायलॉन्स में दो मेन है, एक नायलॉन होता है आपका 6, एक होता है नायलॉन 6,6। एक नायलॉन 6 है, एक नायलॉन 6,6 है। इसमें एक ही मोनोमर होगा जिसमें 6 कार्बन होंगे, इसमें दो मोनोमर हैं जिसमें दो मोनोमर से मिलकर बना है। और नायलॉन का फुल फॉर्म न्यूयॉर्क और लंदन के दो साइंटिस्ट थे, उनसे उनके शहर के नाम से ले लिया गया जो भी है। तो नायलॉन हो गया, दो तरीके का नायलॉन 6 है, नायलॉन 6,6 है। नायलॉन 6,6 की बात करते हैं, इसका मोनोमर कौन है मैंने आपको बताया था, आप याद रखिए। आपको पहले दूसरा बताएंगे नायलॉन, जल्दी बताओ कौन,
6 इसमें कौन आएगा जल्दी से बताइए, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, इन दोनों के मिलने से बनता है एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। इधर देखो बेटा, एडिपिक एसिड क्या होता है, CH2 का होल 4 और COOH और COOH, ये एडिपिक एसिड है। और इसमें हेक्सामेथिलीन डाइअमीन की रिएक्शन कराएं, हेक्सामेथिलीन और डाइअमीन की रिएक्शन कराते हैं सुटेबल टेम्परेचर प्रेशर पर। समझ में आ गया, ये कंडेंसेशन है। देखो बेटा OH इसका H चला जाएगा, मान लीजिए वाटर के N मॉलिक्यूल्स निकल गए, अगर ये NN लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या बनेगा आपको बता दें, CH2 का होल 4, CONH, CH2 का होल 6, NH का होल N। लो बेटा, इसमें बीच में कौन सा बॉन्ड बना, गौर से देखो, CONH बॉन्ड बना होगा, बोलो बेटा CONH बॉन्ड बना है। तो गौर से देखो, इसमें वाटर निकल गया और बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, CO और NH। अब तुम कहो कैसे बॉन्ड निकला, बेटा COOH दिख रहा है और NH2 जानते ही हो आप लोग, तो ये निकल गया वाटर, एमाइड लिंकेज बन गई CONH की, तो ये हमारा बन गया नायलॉन 6,6। ये दो मोनोमर से मिलकर बना है, ये हमारा कोपॉलीमर भी है और साथ ही साथ एक कंडेंसेशन भी है या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी है। अब बात करते हैं नायलॉन 6 की। तो पहले नायलॉन 6,6 समझ में आ गया बेटा, बोलो। इसमें कार्बन की संख्या मोनोमर में 6 है, इसमें भी 6 है, 4 5 6, इसलिए से दो मोनोमर हैं, दोनों के कार्बन संख्या 6, इसलिए नायलॉन 6,6 बोला जाता है। ये एक फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड है। कोई पूछे ये कौन है, कमॉन बताओ, ये एक फाइबर है, फाइबर फार्मिंग सॉलिड है, ये फाइबर बनाता है और ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है। कौन सी स्ट्रेंथ रखता है जल्दी बताओ, टेंसाइल स्ट्रेंथ जानते हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ जानते हो बेटा, नहीं जानते हो। टेंसाइल स्ट्रेंथ में दो चीज़ें होती हैं, एक प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी, यानी मजबूती होती है प्लास्टिसिटी और खिंच जाए तो इलास्टिसिटी। तो इसके अंदर दोनों कैरेक्टर विद्यमान होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं, इसलिए नायलॉन 6,6 हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है। ओके, दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स से ये एट्रीब्यूट किया जा सकता है। आप एक चीज़ बताओ, इसमें NH है, CO है, तो कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो कहीं ना कहीं इसका भी रोल है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, है लीनियर की बात नहीं है, वो उसमें इन्वॉल्व रह सकते हैं, समझ में आ गया, मजबूत बना सकते हैं उसको। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स चैन की क्लोज पैकिंग को लीड करता है और क्रिस्टलाइन नेचर को इम्पार्ट करता है, मतलब ये एक क्रिस्टलाइन नेचर को इम्पार्ट करता है। अगर मान लीजिए सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हो आप, सॉलिड स्टेट, और आपसे पूछा जाए बताओ इन द फॉलोइंग विच इज ए क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, तो आई थिंक यू शुड गो थ्रू द क्रिस्टलाइन सॉलिड। नायलॉन 6,6 कैसा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत सारी प्लास्टिक्स 90% कैसी होती है, एमॉर्फस सॉलिड, लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन कैसी है, क्रिस्टलाइन। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ पर 10% प्लास्टिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव भी करती हैं। नायलॉन 6 का यूज सीट और ब्रशेस और ब्रिस्टल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। जो ब्रश करते हो बोलो उसमें भी होता है, और जो सीट बनाई जाती हैं, या आजकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोग कहते हैं नायलॉन के मोजे हैं ये, सुनने ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं जिसमें नायलॉन मिला होता है, बोलो। अब उनमें पानी एकदम सूख भी जाते हैं, पानी से उन्हें प्यार नहीं होता ज़्यादा, समझ में आ गया। तो इसीलिए मोजे भी नायलॉन के लोग पहनते हैं। अब तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत कॉटन मिक्स होके आता है। हम ये कहना चाहते हैं इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कपड़े बनाने वाले, कपड़े वाली इंडस्ट्री में, ठीक है। आगे चलिए, उसमें भी मिलाते हैं ये लोग। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नायलॉन 6 की बात करूँगा। ये कैप्रोलैक्टम इसका मेन मोनोमर है, लिखिए। देखिए बेटा, ये क्या पढ़ा रहे थे हम अभी आपको, जल्दी बताओ,
अभी क्या पढ़ाया आपको हमने, जल्दी बताइए, नायलॉन 66। अब बात करूंगा मैं नायलॉन की, नायलॉन 6 की। नायलॉन 6 की अगर हम बात करते हैं, ये कैप्रोलैक्टम को वाटर के साथ, कैप्रोलैक्टम जानते हो, कैप्रोलैक्टम एक मोनोमर है और कैप्रोलैक्टम को वाटर के साथ हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तब प्राप्त होगा। तो कैप्रोलैक्टम में देखिए ध्यान से समझिए, 1 2 3 4 5, आप CH2 देखते जाना, CH2 कितने हो गए, गिनो कितने हो गए, 5, और यहाँ पर CO है, यहाँ पर NH है। लो बेटा पहले से एमाइड है, CONH बॉन्ड पहले से 5 कार्बन से साइक्लिक में है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और फिर CONH से जोड़ दो। अगर हम इसको सुटेबल टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हम गर्म करेंगे 500 केल्विन आसपास में और वाटर के साथ में, तो हमको नायलॉन 6 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, नायलॉन 6। तो इसमें स्ट्रक्चर बनेगी आपकी CO, कहाँ से टूटेगा बॉन्ड, यहाँ से टूटेगा बेटा, दिख रहा तुम्हें ये, यहाँ से टूटेगा, CO बनेगा, फिर कितने CH2 आएंगे बेटा बताओ, CH2 का होल 5 आएगा, फिर क्या बनेगा, NH का होल N। आया समझ में, इसमें कितने कार्बन है, गिन लो, 5 और 1 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम नायलॉन 6 है। तो कैप्रोलैक्टम से बनता है, याद रखना। तो कोई पूछे नायलॉन 6 तो ऐसा लग रहा है कि इसमें एडिशन हो, नहीं भाई, कुछ लोग इसको एडिशन का नाम भी देते हैं, कुछ लोग इसे कंडेंसेशन में भी रखते हैं, समझ में आ गया। तो ये कैप्रोलैक्टम है, इसका नाम क्या है, कैप्रोलैक्टम, और नायलॉन 6 बन गया। रिएक्शन में कैप्रोलैक्टम बॉन्ड ब्रेक होकर उसके मॉलिक्यूल को लीनियर बना देता है, लीनियर बना दिया देखो, बोलो। और नायलॉन 6 की तरह नायलॉन 6 में भी 6 मोनोमर होते हैं और पॉलीमर के 2 सक्सेसिव नाइट्रोजन एटम के बीच में प्रेजेंट कार्बन के साथ नंबर बताता है। देखिए कार्बन कितने, 5, इसमें 6, तो टोटल 6 कार्बन, इसका नाम हो गया नायलॉन 6। नायलॉन 6 टायर, कॉट्स, फैब्रिक्स, रोप्स के मैनिंग, रस्सियाँ आती हैं, रस्सी आती है, रोप्स, रोप्स में टायर बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है नायलॉन 6 का। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। प्रॉपर्टीज हमने आपको बता तो दी है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, एप्लीकेशन। ठीक है, हाँ, प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये हो गया, ये भी मजबूत ही है। आप देखिए हर चीज़ का एक रीज़न होता है, प्लास्टिक कोई भी हो, अब फाइबर अगर कोई चीज़ है तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, क्योंकि उसमें प्लास्टिक करेक्टर भी होता है और इलास्टिक करेक्टर भी होता है। अब हर चीज़ बराबर तो हो नहीं सकती है, किसी में कुछ चीज़ ज़्यादा है, किसी में कोई चीज़ कम है, किसी का यूज कुछ है। वो देखो नायलॉन 6 टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही थी, बोलो, ये इस्तेमाल कहाँ हो रही है, टायर इंडस्ट्री में ज़्यादातर हो रही है, रस्सी बनाने में यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ज़्यादा मजबूत है। बताइए, लॉजिक तो बताइए ना मुझे आप। रस्सी से हम पकड़ के हम लटक भी सकते हैं, कपड़े से पकड़ के लटक थोड़ सकते हैं, या इसका यूज़ नायलॉन 6 का उतना ही है, लिमिटेड है, पतले रेसे के रूप में है। तो यूज़ है सबका अपना अपना, समझ में आ गया। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे पॉलीईस्टर के बारे में, ये दोनों क्या थे, लेकिन हम यहाँ पर एक क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे आपके लिए। आपको बताना है, यहाँ तो समझ में आ रही 2 चीज़ें कंडेंस हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ वाटर निकल रहा है, लेकिन ये हमारा कंडेंसेशन दिख रहा है, क्या ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है कि एडिशन का है या दोनों का हाइब्रिड है, इस बात को आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखनी होगी। समझ में आ गया, ये हमने आपको इसीलिए दिया कि आपके दिमाग में जाना चाहिए, आप सर्च भी करना चाहिए। बच्चा जब तक अपने आप में सर्च नहीं करेगा, अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं मारेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। लिखिए नेक्स्ट, नायलॉन 6 के बाद लिखिए पॉली एमाइड हो चुका है, अब आपको बताएंगे पॉलीईस्टर्स। क्या बताएंगे, पॉलीईस्टर्स। पॉलीईस्टर से नाम, ये हमारा दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, पॉलीएमाइड बता दिया जिसमें नायलॉन 6 और नायलॉन 6 आए थे। अब पॉलीईस्टर की बात कर रहा हूँ, पॉलीईस्टर में नाम से ही लग रहा है, पॉली माने मैनी, ईस्टर जहाँ बहुत सारे ईस्टर हो। अच्छा एक बात बताइए, ईस्टर क्या होता है, एसिड और अल्कोहल के मिलने से, आपने पढ़ा होगा। तो अब हम एसिड और अल्कोहल के मिलने से क्या बनता है, एसिड प्लस अल्कोहलिक ग्रुप जहाँ पर होता है उसमें ईस्टर बनता है। इधर देखो बच्चों, हमने ले लिया आपका एसिड, इधर देखो एथिलीन ग्लाइकोल, सुना होगा आपने एथिलीन ग्लाइकोल, दिस इज ए OH ग्रुप, OH है तो अल्कोहल है, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन कराएंगे हम लोग अल्कोहल तो ये है ही एसिड के साथ,
तो एसिड यहाँ पे हम लेंगे, एक थैलिक एसिड होता है, एक टर्पिथैलिक एसिड होता है। तो हमने यहाँ पर टर्पिथैलिक एसिड लिया। टर्पिथैलिक एसिड में COOH पैरा पोजीशन पे लगा होता है। कहाँ लगा है बेंजीन में? 1 नंबर और 4 नंबर पर पैरा पोजीशन में। इसका नाम है टर्पिथैलिक एसिड। क्या नाम है? टर्पिथैलिक एसिड। टर्पिथैलिक एसिड। और इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। आप बताइए बेटा, कंडेंसेशन होगा। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या निकलेगा? आपको पता है वाटर निकल जाएगा। अगर N मॉलिक्यूल है तो N मॉलिक्यूल निकल जाएंगे वाटर की, कंडेंसेशन हो गया, साइड प्रोडक्ट निकल गया, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब बताओ इसका क्या जा रहा है? एल्कोहल का OH, और इसका क्या इसका H जा रहा है, इसका OH। तो एल्कोहल का इधर साइड में कौन आएगा? टर्पिथैलिक एसिड। देखो, ग्लाइकोल टर्पिथैलिक, ग्लाइकोल टर्पिथैलिक, ग्लाइकोल टर्पिथैलिक। तो इस ग्लाइकोल के बगल में कौन होगा? टर्पिथैलिक। तो अब देखिए यहाँ से H चला जाएगा उधर जुड़ने के लिए, CH2 क्या हो जाएगा? OCO और CO, ये देखिए होल N। लो बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। इसका नाम जानते हो? इसका नाम ही पॉलीईस्टर है। क्यों? इधर देखो, एसिड है COOR, COOR, ईस्टर बन गया। और जहाँ पर ईस्टर में ये पहचान होती है, COO एल्किल ग्रुप होता है। और देखो ना, COOR है ये एल्किल ग्रुप। और सुनो, इसे पॉलीईस्टर कहेंगे। इसका नाम सुन लो आप लोग, डेक्रोन। इसे डेक्रोन भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो पूछा जाता है डेक्रोन क्या होता है? पॉलीईस्टर है। आपने इसका एक और नाम सुना होगा, नाम जानते हो इसका? कहाँ पर? नहीं, इधर तो O आएगा जब ग्लाइकोल लगा देंगे। समझ में आ गया? इधर COOH है तो ग्लाइकोल से OH और ग्लाइकोल का H चला गया, तो इतना ही दिखाएंगे ना इसमें, इतना। ठीक है। और सुनो, इसका एक और नाम होता है टेरिलीन भी। आई थिंक इसमें लिखा नहीं होगा। डेक्रोन का दूसरा नाम एक टेरिलीन है, देख लेना। मुझे जहाँ तक याद है टेरिलीन भी कहते हैं, क्योंकि तुमने सुना होगा एक कपड़ा आता है टेरिकॉट। तो टेरिकॉट का मतलब है टेरिलीन प्लस कॉटन मिला दो तो टेरिकॉट बन जाता है। यस, इसको टेरिलीन भी कहते हैं। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पॉलीईस्टर्स है। क्या है ये? पॉलीईस्टर। डेक्रोन है, टेरिलीन है, पॉलीईस्टर है। बेस्ट नोन एग्जाम्पल हैं ये, बेस्ट नोन। डेक्रोन का दूसरा नाम क्या है? टेरिलीन। क्या नाम है? और सुनो, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और है, बोलो। और ये कौन है? बताओ जल्दी से, ये कौन है? डाईऑल्स, डाईऑल है ये। और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये हमारा है डाईऑल्स। इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? जल्दी बताओ। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? डेक्रोन बनता है, या इसे क्या कहते हैं? टेरिलीन। क्या कहते हैं? टेरिलीन। कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो, बोल ही नहीं रहे हो। इसके बाद एक चीज़ और लिखो इसी में, अच्छा ये बताओ, इसमें कैटलिस्ट कौन लेते हैं? जिंक एसीटेट, एंटीमनी ट्राईऑक्साइड कैटलिस्ट लेते हैं। तो ये याद नहीं रख पाओगे। जिंक एसीटेट और भी चीज़ें, एंटीमनी ट्राईऑक्साइड सुटेबल टेम्परेचर देते हैं। डेक्रोन फाइबर टेरिलीन क्रीज रेजिस्टेंस होता है। क्रीज जानते हो? क्रीज रेजिस्टेंस का मतलब कोई बता दे बच्चा। क्रीज रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, इसका यूज़ कॉटन और वूल फाइबर के साथ ब्लेंड करके सेफ्टी हेलमेट बनाने में ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल, समझ में आ गया? अरे ग्लास माने क्या होता है? टूटे ना, उसके साथ मिला देते, ब्लेंड कर देते हैं। कपड़ों के साथ ब्लेंड भी किया जाता है। समझ में आ गया? सेफ्टी हेलमेट बनाने में यूज़ होता है ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल। सुनो, इसका यूज़ कॉटन व वूल फाइबर के साथ ब्लेंड करते हैं, कॉटन या वूल फाइबर के साथ ब्लेंड करके। और सेफ्टी हेलमेट बनाने में भी इसका यूज़ होता है, ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल बनाने में भी यूज़ होता है।
टेरलिन, ये डेक्रोन। चलिए नेक्स्ट लिखिए। और ऐसे पूछ देते हैं, बताओ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाइयोल्स के मिलने से किस प्रकार का बनता है तुम्हारा पॉलीमर कंडेंसेशन में? जल्दी बताओ। ये इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो कंडेंस तो होगा ही होगा, डबल बॉन्ड्स की बात चली नहीं है, फंक्शनल ग्रुप निकल रहे हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये हो गया पॉलीएमाइड पहले, फिर ये हो गया तुम्हारा पॉलीएस्टर्स। अब आप लिखिएगा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर बेकेलाइट, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर जिसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। बेटा देखो, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर ये हमारा, देखिए पहले हमने क्या बताया, पॉलीएमाइड, दूसरे नंबर पे पॉलीईस्टर और थर्ड नंबर पे आ गया फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। इसमें दो चीज़ें बनेंगी, समझना ध्यान से, एक नौलक और एक बेकेलाइट। नौलक होती थर्मोप्लास्टिक और बेकेलाइट होती थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड दोनों के मिलने से हम दो प्रकार के पॉलीमर बनाएंगे यहाँ पर। एक पॉलीमर लीनियर होगा, एक पॉलीमर क्रॉस लिंकिंग होगा। जो लीनियर होगा उसका नाम नौलक होगा, वो थर्मोप्लास्ट होगा, और जब क्रॉस लिंकिंग आएगी नेटवर्क पॉलीमर होगा, वो बेकेलाइट होगा, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगी। तो इससे दो तरह के पॉलीमर्स बनते हैं। अब देखो इधर सभी लोग, इधर देखिए, फिनॉल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग? फिनॉल की रिएक्शन हम फॉर्मल्डिहाइड से करा रहे हैं, और फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस। मैंने आपसे क्या कहा था? तो इसके साथ में क्या होगा आपको बता दें, यहाँ पर बन जाएगा आपका ये आर्थो पर और पैरा पर CH2OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा? CH2OH। यानी यहाँ पर CH2OH से कहाँ कहाँ लगेगा, जल्दी से बताओ। ये पैरा पे भी लग सकता है और कहाँ पर, आर्थो पर भी। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फेमस रिएक्शन है, आप पढ़ना घर पर। वो कौन सी ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें ये फॉर्मेशन होती है? आने वाला ये जो तुम्हारे सामने ये फॉर्मल्डिहाइड, इसको गौर से देखिए, SCHO बोलते हैं इसको हम लोग बेटा। यहाँ पर ये माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, प्लस। ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा आपका, आर्थो पर और पैरा पर। और जो H यहाँ पर लगाता है, इधर देखो, जो H यहाँ लगा होगा वो यहाँ O के पास आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो। तो इसलिए CH2OH बन जाएगा। इस रिएक्शन का एक नेम होता है, जैसे नहीं बेंजोइन कंडेंसेशन, जैसे क्लेजन कंडेंसेशन, ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उसमें इसका नाम बताना है आपको। ठीक है बच्चों? तो ये बन गया, आर्थो पे लग गया, पैरा पे लग गया। अब ये बन गए मोनोमर। इधर देखो बेटा, समझ लो पहले, ये बन गए मोनोमर। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप कुछ फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा मात्रा में ले लो तो कभी कभी यहाँ पर तीनों स्थान पर आर्थो पैरा पर CH2OH बन जाएगा। आर्थो पे भी बन जाएगा और पैरा पे भी बन जाएगा। तो ये बात भी ध्यान रखिए आप लोग। समझ में आ गया? जो हो सकती हैं जब फॉर्मल्डिहाइड बढ़ा दोगे। अब मान लीजिए इनिशियली हमें प्रोडक्ट बनाना है नौलक, तो लीनियर प्रोडक्ट होता है जिसका पेंट इंडस्ट्री में, नेरोलॉक पेंट सुना है आपने? सुना होगा, नेरोलॉक कंपनी का नाम। हाँ, एशियन। हाँ, तो जो नेरोलैक है, तो उस कंपनी में जो पेंट है बनाती है, तो कोई भी कंपनी हो, चाहे एशियन पेंट से कोई भी हो, उसमें नौलक भी इस्तेमाल किया जाता है पेंट के रूप में। पेंट इंडस्ट्री में नौलक भी बनाया जाता है, जिससे प्लास्टिक करेक्टर रहता है, जिससे पहले इस तरीके से एकदम छूटे ना, समझ रहे हो, एकदम कैसा रहे प्लास्टिक पेंट, कैसा रहे, एकदम चिपक जाए उसके साथ में। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें, समझना ध्यान से। तो इनको आपस में मिलाइएगा, और देखो इधर बच्चों नौलक कैसे बनाएंगे, ये आपके सामने है। ये देखो OH, इधर देखो CH2OH, इधर देखिए बेटा, समझ लोगे तो अच्छी बात है। यहाँ पे समझो CH2OH। अब बताओ CH2OH दो है, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल ले लो, बहुत सारे ले लिए, तो क्या होगा खुद बताओ, क्या निकल जाएगा इसमें से, वाटर। और क्या बन जाएगा, CH2OH से वाटर निकलने से क्या बन जाएगा, बीच में क्या आएगा, CH2। और बताओ क्रॉस लिंकिंग होगी, बीच में क्या बनेगा, O की नहीं बनेगा। अगर हम OH2, हमारे हिसाब से ऐसे नहीं निकलेगा, यहाँ पर हमें कपड़ा देना बेटा साफ करने के लिए, ये निकालेंगे तो बीच में ऑक्सीजन आएगा, ये नहीं होगा। इसका तरीका दूसरा होगा, इसके तरीके में थोड़ा बदलाव करते हैं। हमें वाटर निकालना, यहाँ कौन लेते हैं जल्दी बताओ, CH2OH। तो यहाँ पर मान लो H है, इस साइड में CH2OH लगाओ,
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ बेटा क्या होगा, इधर OH इधर H, क्या निकल गया वाटर, और ये बन गया आपका यहाँ पर OH, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, बीच में CH2, बीच में कौन बन जाएगा CH2। ऐसे ही रिपीट होते चले जाएंगे बेटा, अ होल एंड बीच में CH2, फिर ये सब बनता चला जाएगा। बोलो, ये बन गया आपका नौलक। क्या बन गया, नौलक। इसे नौलक कहते हैं, ये लीनियर पॉलीमर है। इसे नोट कर लीजिए, क्या बोला मैंने, नौलक, नोट कर लो। नौलक जो है ये लीनियर प्रोडक्ट है, थर्मोप्लास्टिक है, पेंट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। नौलक फार्मल्डिहाइड के साथ हीट करेंगे अभी हम। सुनो इधर देखिए, अगर इसमें तुमने फार्मल्डिहाइड डाल दिया और मात्रा में, क्या डाल दिया, तब तुम्हें एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मिलेगी जिसका नाम होगा बेकेलाइट। क्या नाम होगा, उसकी आप अपनी बुक में स्ट्रक्चर देखना, सब क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी चारों तरफ से। तो आप नौलक में, अगर आप लोग नौलक में क्या मिला दें, एडिड, क्या मिला दें, फॉर्मल्डिहाइड HCHO। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड मिला देंगे नौलक में तो यू विल गेट ए बेकेलाइट। क्या प्राप्त हो जाएगा, बेकेलाइट प्राप्त हो जाएगा, जो 3 डायमेंशनल शेप होगा, इसका नेटवर्क स्ट्रक्चर होगी इसकी। समझ में आ गया, चारों तरफ क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, CH2 चारों तरफ से 3D स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, ये बेकेलाइट, हाँ बेकेलाइट तुम्हारे आसपास ये है, तो ये बेकेलाइट है, ये बेकेलाइट है। व्हाट इज दिस, ये बेकेलाइट जो स्विच हमने ऑन किए थे, ये बेकेलाइट के बने होते हैं। और बेकेलाइट आप ये बाहर फेंक दीजिएगा, कोई भी इसको यूज़ नहीं करेगा, कोई उठाएगा फेंक देगा, क्योंकि इसको रीमोल्ड नहीं कर सकते, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। हाँ, तो कुल मिला के बेकेलाइट बन जाएगा, 3 डायमेंशनल शेप होगा इसका, नेटवर्क स्ट्रक्चर होगी। तो आपने देखा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड दोनों के मिलने से क्या बनता, नौलक और बेकेलाइट। अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड नौलक में और मिला दिया, हीट कर दिया, तो वी विल गेट ए क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नेम इज बेकेलाइट। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, बेकेलाइट की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती, देखिए इधर ये बेकेलाइट की स्ट्रक्चर दिख रही, क्रॉस लिंकिंग टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपको, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग टाइप की स्ट्रक्चर है। CH2 बीच में आ गया। नेक्स्ट लिखिएगा, ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। कौन, बताओ बेटा, थर्मोसेटिंग कौन है, बेकेलाइट। इसे रीयूज या रीमोल्डेड नहीं किया जा सकता। बेकेलाइट कैन नॉट रीमोल्ड एंड रीयूज्ड अगेन एंड अगेन, इट इज़ ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। समझ में आ गया, कैसी प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और बेकेलाइट पॉलीमर नौलक की लीनियर चेन की क्रॉस लिंकिंग से बनता है। पहले नौलक बनेगा, फिर उसकी क्रॉस लिंकिंग होगी, तब जाके बेकेलाइट बनेगा। अब आता है बेकेलाइट कॉम्ब, जानते हो कंघी वगैरह बनाते हैं, तो उसकी जो प्लास्टिक होती है बेकेलाइट, तो कॉम्ब बनाने में, फोटोग्राफ रिकॉर्डर होते, फोटोग्राफ में रिकॉर्ड्स बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विचेस जो हमने आपको बताए थे, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। किसका, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में। नेक्स्ट है हाँ जी बेटा, समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया। नौलक से क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। तो भाई एक चीज़ बताओ, बेकेलाइट फोटोग्राफ, रिकॉर्ड, इलेक्ट्रिक स्विचेज और वेरियस यूटेंसिल के हैंडल्स बनाने में, बर्तन पकड़ते हो तो जो हैंडल होता है ना, वो उसी प्लास्टिक का बनता है, बेकेलाइट का। स्विचेज घर में जो बेकेलाइट के, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया, बोलते भी नहीं हो। आप पढ़ाएंगे मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये भी हमारा देखिए अभी नया पॉलीमर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट है, हमने आपको फिर से रिमाइंड करा दें, पहले क्या पढ़ाया था, पॉलीएमाइड, फिर पढ़ाया पॉलीईस्टर। पॉलीएमाइड में नायलॉन 6, नायलॉन 6, इसमें बताया था ईस्टर में, पॉलीईस्टर में डेक्रोन या टेरलिन एक ही नाम है। तीसरा क्या पढ़ाया मैंने आपको, यूरिया, वो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, नौलक और
बेकेलाइट। फोर्थ बताने जा रहे हैं मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर क्या होता है? तो बच्चों ये मेलामाइन है, ये कौन है जल्दी से बताओ? फॉर्मल्डिहाइड है बेटा। ये तो भाई नाम याद रखनी पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड में क्या होगा, इसका H यहाँ से निकल कर इससे जुड़ जाएगा, CH2OH बन गया। यानी यहाँ पर दोनों चीज़ें कंडेंस हो रही हैं। कौन कौन सी चीज़ कंडेंस हो रही है जल्दी से बताओ? मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड। तो दोनों के कंडेंस होने से यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और इसमें क्या हो गया, एक रेजिन बनी बीच में, इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। और ये इंटरमीडिएट जो है पॉलीमराइजेशन करेगा और इसमें वाटर निकलेगा। इधर सुनो, ये CH2OH है, बोलो। ऐसे ही दूसरा, इधर देखो, ऐसा ही दूसरा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन यहाँ रखेंगे तो इसका OH उधर वाले का H होगा और इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा, OH2O निकल जाएगा। यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यहाँ पर हुआ, जाके यहाँ पे नहीं हुआ। अभी पॉलीमराइजेशन नहीं था, ये दोनों के मिलने से इंटरमीडिएट बना और वो इंटरमीडिएट रेजिन जो होती उसका पॉलीमराइजेशन होगा, कंडेंसेशन केवल सिंगल का। इसका समझ में आ गया? सिंगल का होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखिए। नहीं, चारों तरफ इसलिए नहीं लगेंगे, आप लगा सकते हो। ये NH कर दिया, इसका मतलब है यहाँ का NH2 उधर कोई दूसरे मॉलिक्यूल का CH2OH, नेटवर्क पॉलीमर टाइप का बन जाएगा। मतलब नहीं समझे? NH2 है और दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका CH2OH, वाटर निकल जाएगा, यहाँ पर होगा CH2OH। चारों तरफ से कहीं से जोड़ दीजिए ना, तो इसलिए सभी NH2 का H गायब होना है, क्योंकि NH2 का H जाएगा और ये OH जाएगा। तो ये नेटवर्क टाइप का भी बन सकता है। मेलामाइन पॉलीमर बन गया तुम्हारा, समझ में आ गया। और इसका मेन यूज अनब्रेकेबल क्रोकरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अनब्रेकेबल क्रोकरी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, कोपॉलीमर के बारे में हम बता चुके हैं, ब्यूनाएस के बारे में बताओ बेटा। चलिए अब लिखते हैं रबर के बारे में। मैंने प्लास्टिक के एग्जाम्पल बता दिए, फाइबर के एग्जाम्पल बता दिए, स्टार्टिंग में थोड़ा रबर बताया था, ब्यूनाएस, ब्यूटाडाइन, स्टायरीन। फिर लेकिन अभी रबर का थोड़ा सा स्पेशल टॉपिक है, तो इसलिए थोड़ा और बता देते हैं। नेचुरल पॉलीमर आता है नेचुरल रबर में। आपको पता है रबर में इलास्टिसिटी होती है। आपको बता दें, बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनमें से पेड़ के अंदर अगर थोड़ा आप उसको किसी शार्प नाइफ वगैरह से देखो तो उसमें से दूध ऐसा निकलता है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें एसिड डाल करके उसको फाड़ते हैं, पनीर जैसा बनाते हैं और फिर इसे काटते हैं, पनीर जैसे पीस बनाते हैं, चीज़ जैसे, तो वो रबड़ बन जाती है। तो उसी तरीके से नेचुरल रबड़ क्या होता है, उससे प्राप्त होने वाली चीज़ होती है आइसोप्रीन। क्या होती है? आइसोप्रीन। इधर देखिए, आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन देखिए ये होती है 2-methyl-1,3-butadiene, इसे आइसोप्रीन कहते हैं। 1,3-butadiene से बना, देखो उधर डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो 1 2 3 4 2-methyl-1,3-butadiene। समझ में आ गया? इसे आइसोप्रीन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? अगर हम लोग आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करें तो हमें नेचुरल रबड़ प्राप्त होती है सिस फॉर्म में। एक ट्रांस होता है, एक सिस होता है। तुम कहोगे सर कैसे हमें पता चलेगा? देखो, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, जहाँ डबल वहाँ सिंगल हो जाएगा, जहाँ सिंगल है यहाँ डबल बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड किसके बीच में हुआ? C डबल बॉन्ड C, 2 नंबर कार्बन 3 नंबर कार्बन। अब यहाँ पर CH3 एक तरफ CH2 है, माना एक तरफ CH3 है और एक तरफ क्या है, जल्दी बोलो, CH2। यहाँ कोई चीज़ जुड़ सकती है, बोलो बेटा। ये रेडिकल जाएगा ना ये वाला इसके साथ में, बोलो। ऐसे ही यहाँ पर देखो, एक CH2 है, एक क्या होगा इसके पास, H हो जाएगा। तो एक तरफ H कर दिया और एक तरफ क्या कर दिया, CH2। इधर कोई चीज़ जुड़ सकती है, तो दोनों एक तरफ जुड़ रही हैं। इस कार्बन का ये CH2, इस कार्बन का ये CH2 अगर एक ही दिशा में जुड़ रहा है, विपरीत दिशा में नहीं जुड़ रहा है, तो इसे सिस बोलेंगे। अब अगर CH2 इधर कर दो और CH3 ऊपर कर दो तो ट्रांस बोला जाएगा। तो देखो इधर जुड़ रहा CH2 इधर और इधर वाले में भी जुड़ रहा CH2 इधर, तो ये क्या कहलाएगा, सिस। समझ में आ गया? उसको उन्होंने ऐसे लिख दिया है, हमने एक बनाया है, इन्होंने कई बना के जोड़ दिए।
तो भाई ये होल एन हो गया, इसे कहेंगे पॉली आइसोप्रोपिलीन, पॉली आइसोप्रीन। समझ में आया? ये हमारा नेचुरल पॉलीमर है। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है जहाँ जोड़ोगे वो कार्बन एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेशन में हो। अगर ये ऊपर होता ये नीचे होता तो ट्रांस बोला जाता है पॉली आइसोप्रीन। ये सिस आइसोप्रीन को हम कहते हैं नेचुरल रबड़। इसको स्प्रिंग की तरीके से स्ट्रेच किया जा सकता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, स्प्रिंग की तरीके से खींच सकते हो। तो ये सिस आइसोप्रीन को ही हम नेचुरल रबड़ कहते हैं। ट्रांस होता है तो उसको भी हम रबड़ कहते हैं, लेकिन वो रबड़ गटापारका आप पढ़ोगे, अभी आगे मिलेगी आपको, हम बताएंगे। गटापारचा भी पढ़ते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये कौन सी रबड़ है जल्दी से बताओ, ये कौन सी रबड़ है जल्दी बताइए? नेचुरल रबड़ सिस आइसोप्रीन। नेक्स्ट लिखिए, बातें नहीं करो बेटा। अब आता है, और सुनो बेटा, वीक वान डेर वाल्स फोर्स होते हैं अंदर, तभी तो वो खिंच जाता है। खिंचने का मतलब समझ रहे हो? क्यों खिंच जाता है? इसीलिए खिंच जाता है कि वीक इंटरेक्शन है, अगर स्ट्रांग हो तो टूट जाता, ठीक है। स्प्रिंग के तरीके से है ये। रबड़ का बल्कनाइजेशन क्यों करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ लिख लीजिए आप लोग, बल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। नेक्स्ट टॉपिक है बल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। बल्कनाइजेशन ऑफ रबर। बच्चों, बल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है? अगर आपको इलास्टिसिटी बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है? इलास्टिक करेक्टर जानते, इधर देखो। अगर आपको इलास्टिसिटी बढ़ानी, नहीं समझे, रबड़ अभी इतनी खिंच रही है और तुम चाहते हो इतनी खिंच जाए, तो इलास्टिक टूटे ना, तो इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए, इलोंगेशन बढ़ाने के लिए उसमें सल्फर मिला देते हैं, या सल्फर मोनोक्लोराइड मिला देते हैं, मतलब ऐसी चीज़ मिलाते हैं जिसकी वैलेंसी 2 हो। तो क्या होगा? ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा? टूट जाएगा। कौन सा? कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और नीचे देखो इधर नेचुरल रबड़ नीचे भी होगी, तो उन दोनों रबड़ों के बीच में सल्फर आ जाएगा। नहीं समझे? ये नेचुरल रबड़ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये नेचुरल रबड़ है, यहाँ डबल बॉन्ड है। बोलो, अब इनमें क्या होगा? ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, टूट गया। जब ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो इनके बीच के जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में सल्फर सल्फर ऐड हो जाएगा। आया समझ में? तो दोनों के बीच में गैप बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे इलास्टिसिटी और बढ़ जाएगी। तो अगर तुम रबड़, नेचुरल रबड़ को या किसी रबड़ को सल्फर या सल्फर के डेरिवेटिव के साथ गर्म करेंगे, यू विल गेट ए बल्कनाइज रबड़ विद हाई इलास्टिसिटी। समझ में आ गया? तो बल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ किसे कहते हैं? समझ में आ गया? नेचुरल रबड़ हाई टेम्परेचर पर सॉफ्ट है और लो टेम्परेचर पर ब्रिटिल होती है। आपने कभी सुना है जो नेचुरल प्राकृतिक रबड़ आती है, सुनो, वो हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट है, लेकिन जब ठंडी पड़ेगी, लो टेम्परेचर होगा तो एकदम हार्ड हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। समझ में आ गया? और ब्रिटल हो जाने से हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी शो करता है। जब हाई वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब ज़्यादा वाटर सोख लेता है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्वेबल होती है रबड़। नॉन पोलर जानते हो, जैसे बेंजीन, जाइलिन, पेट्रोल, इनमें घुलेगी, लेकिन पानी में नहीं घुलेगी। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अटैक से नॉन रेजिस्टेंस होता है। तो कुल मिला के रबड़ को अगर बल्कनाइज कर दोगे, उनकी प्रॉपर्टी में सुधार आ जाता है। समझ में आ गया? सुधार आने से ही, तुमने सुना होगा बहुत सारी रबड़ ऐसी होती हैं, ठंडक में रख दो तो वो उनमें एकदम जैसे उन्हें फिर से उन्हें सीधा करो तो चटक जाती हैं। समझ में आ गया? मौसम का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है रबड़ पर। आप देखना, रबड़ को खुले में रख दीजिएगा, रबड़ ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं उनमें इलास्टिसिटी वगैरह कम होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा ये बताइए, तो सल्फ़र मिला दोगे तो सल्फ़र मिलाने से क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ। बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, और क्रॉस लिंकिंग से रबड़ कैसी हो जाएगी? बल्कनाइज्ड। क्या हो जाएगी? बल्कनाइज्ड रबड़ हो जाएगी। समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ, टायर रबड़ के मैन्युफैक्चरिंग में 5% सल्फ़र मिलाया जाता है। आपको पता, जो टायर रबड़ आती है, टायर की रबड़, हेलो, टायर में रबड़ इस्तेमाल नहीं होती है, उस रबड़ में इधर देखो 5% सल्फ़र मिलाते हैं, जिससे कि उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ जाए? इलास्टिसिटी।
नहीं तो टायर नेक फूलने पर फट जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम ज़्यादा होने पर प्रेशर कम ज़्यादा होता है। तो जो टायर की रबड़ होती है उसमें 5% क्या मिला होता है, कमॉन, सल्फर। अब बात करते हैं सिंथेटिक रबड़ की। किसकी बात करते हैं, सिंथेटिक रबड़ की। ये हमने आपको किसकी बात बताई थी, नेचुरल रबड़। और नेचुरल रबड़ में हेलो इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए या प्रॉपर्टी में बदलाव लाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, सल्फर। क्रॉस लिंकिंग पैदा होगी जिससे वो वल्कनाइज रबड़ कहलाएगी, जिससे इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। बच्चों अब हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे सिंथेटिक रबड़। बच्चों जैसा कि आपको बताया था प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़ में क्या होता था, नेचुरल रबड़ में सल्फर मिला दो तो वल्कनाइज रबड़ बन जाती थी। अगर उसकी स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रेंथ मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है तो वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, 1 मीटर है तो 2 मीटर हो जाती थी। ये जो परिवर्तन बाद में किया जाता था, लेकिन अब परिवर्तन बिना सल्फर मिलाए अपने आप आ जाए तो वो सिंथेटिक रबड़ कहलाती है। वो ऐसी बनाई गई है जिसमें ये गुण पहले से ही विद्यमान है, सल्फर ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो सिंथेटिक रबड़ का मतलब रबड़ जस्ट लाइक वल्कनाइज रबड़। समझ में आ गया, इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ रबड़। तो अब समझिए और सुनो, रबड़ खींचने के बाद अपनी वही अवस्था में पहुंच जाता है जिस अवस्था में होता है, ठीक है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव्स के, देखो बेटा सिंथेटिक रबड़ में मेन खास बात है 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं वे सब के सब सिंथेटिक रबड़ बनाते हैं, याद रखो। 1,3-ब्यूटाडाइन की जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं, होमोपॉलीमर्स हों या कोपॉलीमर्स हों, जैसे नियोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन। नियोप्रीन जानते हो, नियोप्रीन का नाम सुना है, नियोप्रीन का नाम सुना आपने, नहीं सुना, नियोप्रीन नहीं सुना है। अब याद करने का तरीका बता दें, नियोप्रीन का दूसरा नाम है पॉलीक्लोरोप्रीन। हेलो बेटा इधर देखो, पॉलीक्लोरोप्रीन। ये तुम्हें बता दें ये कैसे बनता है, समझना ध्यान से। नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन बनता है, आपने 1,3-ब्यूटाडाइन पढ़ा है, बोलो। ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, सबको पता है। अभी याद करो, नेचुरल रबड़ बनाई थी, नेचुरल रबड़ का मोनोमर कौन होता था, आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन में H था, यहाँ से H हटा दो और इस H की जगह पर CH3 था, याद करो। ये क्या कहलाता था, जल्दी बताओ, तुम बताओ बेटा, ये क्या कहलाता था, आइसोप्रीन। भूल गए, हाँ। अब आइसोप्रीन में यहाँ CH3 नहीं है, अब इसकी जगह पर यहाँ Cl है, लो है तो 1,3-ब्यूटाडाइन का डेरिवेटिव्स, इसका नाम है क्लोरोप्रीन। क्या नाम है इसका, क्लोरोप्रीन। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि भाई रबड़ जहाँ होगी तो वहाँ तुम्हें पेरेंट कंपाउंड उसका मिलेगा मॉलिक्यूल 1,3-ब्यूटाडाइन। CH3 था तो आइसोप्रीन था, वह मोनोमर था नेचुरल रबड़ का। अब यहाँ CH3 जगह पे Cl है तो ये रबड़ जो है ये कहलाएगी क्लोरोप्रीन। इसका पॉलीमराइजेशन करोगे तो सिंथेटिक रबड़ बनेगी पॉलीक्लोरोप्रीन। तो लो भाई, इसका हम सिंथेटिक, जहाँ डबल है इधर देखो, जहाँ डबल है वहाँ सिंगल हो जाएगा और जहाँ सिंगल है वहाँ डबल हो जाएगा। तो ये बन गया आपका क्या, देखो Cl डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल N। इसे कहेंगे आपका पॉलीक्लोरोप्रीन या नियोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन या नियोप्रीन। समझ में आ गया। तो कभी कभी नियोप्रीन आता है तो बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया। और नेचुरल रबड़ होता तो क्या कर देते यहाँ पर, जल्दी बोलो, यहाँ कर देते CH3। बस ये अंतर याद रखोगे तो समस्या नहीं रहेगी। सुनो बेटा, ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, डबल बॉन्ड आ गया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगेगी बेटा, याद आया। और फ्री रेडिकल के लिए कैटलिस्ट कौन होते हैं, परऑक्साइड, परसल्फेट। और ये वेजिटेबल और मिनरल ऑयल के सुपीरियर रेजिस्टेंस रखता है। हेलो, ये रबड़ वेजिटेबल ऑयल या क्या बताया मैंने आपको, मिनरल ऑयल के प्रति ये रेजिस्टेंस रखता है। मतलब समझे नहीं,
अगर इस रबड़ का इस्तेमाल, कहीं रबड़ रखी है और ऑयल भी रखा है, तो ऑयल इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आ गया? उसके प्रति रेजिस्टेंस रखता है। ये कन्वेयर बेल्ट गैस किट और हाउस मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने कन्वेयर बेल्ट देखी? कभी मॉल में जाते हो, कन्वेयर बेल्ट के सहारे ऊपर चढ़ते हो, तो उसमें रबड़ जो होती है वो यही होती है। और गैस किट में भी ये इस्तेमाल, कन्वेयर बेल्ट तो अरे वो होती है, उससे बैग आते हैं हाँ। कौन से? एयरप्लेन में। अरे सर स्टेशन पे जाते हो तो वो खींचते हैं, बैग रख के नहीं आते उसमें। हम समझ गए, ट्रॉली बैग। हाँ सर, अरे ट्रॉली बैग नहीं सर, वो बैग रख के बोलते हैं अरे छोड़ दो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो उसमें रबड़ होती है, तो वो कन्वेयर बेल्ट में उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी गैस किट बता, गैस किट क्या होती है? गैस किट बताओ। पूरा गैस प्लस वायर। ठीक है। अब लिखो ब्यूनायन। क्या लिखो? ब्यूनायन। ये हमारा भी एक सिंथेटिक क्या है? रबड़ है। ब्यूनायन एक हमारी सिंथेटिक रबड़ है, उसको समझिए। तो ब्यूनायन क्या है? सिंथेटिक रबड़ है क्या ब्यूना? हाँ, ब्यूना एस पढ़ा चुके हैं, अब ब्यूना एन बताएंगे बेटा। ब्यूना एस हो चुका है ना, ब्यूना एन आया, ब्यूटाडाइन नाइट्राइल आ गया। वहाँ था स्टायरीन, यहाँ नाइट्राइल है। वो ब्यूना एस था, ये ब्यूना एन है। अब हम आपको बता दें, कोई बात नहीं, सुनो बेटा, दोनों को पॉलीमर है, दोनों रबड़ है। इधर देखो, ब्यूना का क्या है? इधर देखो, डबल सिंगल डबल। अच्छा बेटिया ये बताओ, ये डबल सिंगल डबल वन थ्री क्या है? ब्यूटाडाइन। और अगर हम बात करें, इधर सुनो, दूसरा क्या बताया? नाइट्राइल। पहले पहले था स्टायरीन, तो स्टायरीन नहीं ले रहे, अब की बार क्या ले रहे? जल्दी बताओ। नाइट्राइल का बताइए कौन सा होता फार्मूला? हम पढ़ा चुके नाइट्राइल का, जल्दी बताओ। विनाइल साइनाइड। कुछ याद आया? विनाइल साइनाइड को क्या कहते हैं? नाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? जल्दी बताओ। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? जल्दी बताओ। ये तुम्हारा यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। अब बताओ बेटा, जहाँ पर डबल है वहाँ सिंगल कर दो, और जहाँ पर सिंगल है वहाँ डबल कर दो। ये और ये मिल जाएगा और ये इधर चला आएगा, तो क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 और CH, यहाँ क्या लग जाएगा? CN, और ये क्या बन जाएगा? होल N। अब बताओ, दो चीज़ों से मिलकर बना है 1,3 ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल, या इसका नाम क्या है? विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड या एक्राइलोनाइट्राइल, तो इसे कहते हैं ब्यूना एन। ब्यूटाडाइन तो यही हो गया बेटा, बोलो। और इतना हो गया एक्राइलोनाइट्राइल, इसे एन कहते हैं, ब्यूना एन, ब्यूटाडाइन और नाइट्राइल। नोट कर लीजिए, ये कोपॉलीमराइजेशन है। एक्राइलोनाइट्राइल भी इसे हम कहते हैं, इतने को, विनाइल साइनाइड को एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, इसे ब्यूना एन कहते हैं। ये पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एक्शन को रजिस्ट करता है। सुनो ध्यान से, पेट्रोल सुना होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एक्शन को रजिस्ट करता है, के एक्शन को रजिस्ट करता है। पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रेजिस्टेंस, उससे होने वाले नुकसान को झेल लेगा। ये समझ में आ गया? ये रबड़, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये ऑयल सील्स टैंक लाइनिंग, टैंक लाइनिंग जानते हो? टैंक के नीचे लगा देते हैं ऑयल के टैंक में, जिससे कोई खराबी ना हो। ब्यूना एन और ब्यूना एस के बीच में डिफरेंस को एक्सप्लेन कीजिए। जानते हो आप लोग? यस यस, वेरी गुड। वहाँ स्टायरीन है, यहाँ एक्राइलोनाइट्राइल है। ऐसे पूछा जाए नायलॉन 6 और नायलॉन 6 में डिफरेंस बताइए। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? मोनोमर्स का। ठीक है, ऐसे ही आप बताइएगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, जल्दी से बताओ बेटा। हाँ, अब आता है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बस लास्ट टॉपिक बचा है। कुछ बायो
हाँ बेटा चैप्टर फिनिश हो गया है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पूछे जाते हैं, एक दो नाम बताने हैं उनके हमें। बायोडिग्रेडेबल माने जिसका डिकम्पोजिशन हो जाए। तुमने सुना है एक बहुत बड़ी पर्यावरण इशू है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है प्लास्टिक का। प्लास्टिक पे कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में कंट्री में पूर्णतः बैन है प्लास्टिक पर। कहा जाता है कुछ मोटी पन्नी इस्तेमाल करो प्लास्टिक की, जिससे कि वो डिग्रेड हो जाएगी। ज़्यादा महीन होगी तो वो क्या होगी, डिग्रेड नहीं होगी, कहीं पड़ी रहेगी वैसी ख़राब नहीं होगी। तो आजकल बनाई जा रही है प्लास्टिक, जिस पे काम किया जा रहा है वो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पॉलीमर या ग्रीन प्लास्टिक, जिसका हम डिकम्पोजिशन कर सके। समझ रहे हो, कोई चीज़ एनवायरनमेंट में ऐसी पड़ी रहेगी तो वो हमारे लिए, इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो हमारे लिए कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए रुकावट होगी, गार्बेज होगी। बोलो बच्चों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो। एनसीईआरटी में दिया गया है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बच्चों आपको बता दें कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में किस केमिकल में क्लासिफाइड किया गया, किस कैटेगरी में केमिकल में। तो जो एलिफेटिक होते हैं ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, वो अगर पॉलीईस्टर फॉर्म में होते हैं तो वो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। बैक्टीरिया एनवायरनमेंट फेंकोगे तो बैक्टीरिया जब वहाँ पर ग्रोथ करेगा तो उसे तोड़ देगा, डिकम्पोज कर देगा। तो ये एक हम फेमस बता रहे PHBB क्या है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और बीटा हाइड्रोक्सी बेलरेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, इन दोनों के मिलने से बनता है। देखो बच्चों इसका नाम रियल बताएं, ये तुम याद नहीं रख पाओगे। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, इसको ब्यूटेनोइक एसिड कहते हैं। 3 नंबर पे OH है तो 3 हाइड्रोक्सी, बोलो IPAC नेम, ब्यूटेनोइक एसिड। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसको बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, दोनों एसिड है, एक ब्यूटेनोइक एसिड है एक पेंटेनोइक एसिड है, ऐसे याद रखो, ठीक है। और दोनों को मिला दो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये कैसे बना। सुनो, किसी का एसिड और किसी का एल्कोहलिक ग्रुप, एक का लेंगे एसिड एक का लेंगे OH माने एल्कोहल, तो एसिड एल्कोहल के मिलने से क्या बनता है, ईस्टर बनता है। तो मैं अभी भी बोल चुका हूँ ईस्टर बनाना है मुझे। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, अरेंजमेंट ऐसा करो कि एक मॉलिक्यूल का एसिड का OH और एक मॉलिक्यूल के OH का H चला जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, कंडेंसेशन, वाटर निकल जाएगा और ईस्टर बन जाएंगे। को का मतलब क्या होता है, मिला दिया गया ना दोनों को। हाँ तो बीटा हाइड्रोक्सी नहीं मिला सकते हैं, एक का COOH और एक का क्या होगा, जल्दी से बताओ बेटा, एक का क्या होगा OH, तो ये H और OH निकलेगा, वाटर निकल के ईस्टर बनेगा। क्या बनेगा, ईस्टर। और ईस्टर तभी बनता है, समझ में आ गया क्या बनता है, ईस्टर। क्लियर हो गया। तो ये बन गया तुम्हारा ईस्टर, PHBB। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, इसे नोट कर लीजिए। अब रिएक्शन हो गई है, एक रिएक्शन लास्ट में बची है बस, अब आपको बता दे रहे। इतना बताओ बेटा, अगर हम इसको अरेंज करना चाहें, इसको अरेंज करना चाहें तो कैसे तुम अरेंज करोगे, जल्दी से बताओ बेटा, आप इसको कैसे अरेंज करोगे बताइए। इधर देखो CH3 कैसे अरेंज करोगे, बताओ बेटा, तुम बताओ इसको कैसे अरेंज करोगे अगर आपको अरेंज करना हो। एक का एक तरफ OH करो, इधर देखो मैं बताता हूँ, इधर देखो, इधर अभी रुको, अभी बात करेंगे घर पे। इधर देखो CH3 ये OH है, इधर CH2 है, COOH है। अब बताओ यहाँ पर गौर से देखो, इधर क्या कर दें हम, COOH, इधर क्या लगा दें OH, तो इधर लगा दो OH, इधर क्या लटका देंगे हम, गौर से देखो, इधर CH और इधर क्या हो गया CH2 CH3, ये चीज़ नीचे कर दी, और इधर CH2, इधर क्या चीज़ है COOH। ऐसे लिख दो भाई, एक एसिड, एक का एसिड और दूसरे का एल्कोहल ग्रुप। ऐसे यहाँ एल्कोहल है, दूसरा क्या ले लेंगे हम, एसिड।
तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा, वाटर और ईस्टर बन जाएगा। ईस्टर माने CO, बीच में सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा। बोलो, बीच में क्या हो जाएगा, CO और ये ईस्टर बन जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेड पॉलीमर है, वो एलिफेटिक पॉली ईस्टर्स है। ऐसे ईस्टर बन जाएंगे बहुत सारे। और एलिफेटिक माने ओपन चेन है, बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर ना बने इसमें। तो ये हमारा बन गया पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट PHBV। नायलॉन टू नायलॉन 6, नायलॉन टू नायलॉन 6, ये लास्ट बचा है, इसको और समझ लें। नायलॉन 2 और नायलॉन 6। अब आपके दिमाग में आएगा कि नायलॉन 2 और नायलॉन 6 क्या है, बताइए आप लोग। नायलॉन 2 और नायलॉन से आपने NCERT निकालना, उसमें दिया गया है, ठीक है। अब लास्ट बचा है अपना, उसे पढ़ लीजिए, अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। दूसरा हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है नायलॉन 2 नायलॉन 6। आप अपनी NCERT की बुक में देख लीजिए 12th में। तो इसमें क्या है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 में ये दो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एक ऐसा मोनोमर है जिसमें कार्बन 2 है, एक ऐसा मोनोमर है जिसमें कार्बन 6 है। तो ये जो आपके सामने ग्लाइसिन है, सबसे छोटा एमिनो एसिड होता है, आपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, सबसे छोटा एमिनो एसिड है। और ये दिया है CH2 का 5 और इधर NH2, इधर COOH। ये जो आपके सामने दिया गया है, इसको अगर आप ध्यान से देखो, ये एमिनो कैप्रोइक एसिड है। आप चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CH2 5 बार, 3 1 4 1 5 और COOH 1 2 3 4 5 6 एमिनो हेक्सेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। 6 एमिनो, 6 पे ये लगा है प्रीफिक्स, 6 एमिनो हेक्सेनोइक एसिड। इन दोनों को मिलाते हैं और मिलाने के बाद इसमें से वाटर निकालते हैं। वाटर निकालना आता ही है। NH2 मान लीजिए, N मॉलिक्यूल ये, N मॉलिक्यूल ये, इसका OH और इसका H चला जाएगा। जैसे नायलॉन 6 पढ़ा था, एडिपिक एसिड और टेट्रामेथिलीन डाई, वो हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। तो इन दोनों को मिला दो, तो मिलाने से क्या होगा, इस साइड में NH चला जाएगा, H चला जाएगा, NH2 का H गया और COOH का OH जाएगा, तो बीच में CONH बॉन्ड बना, जैसे पॉलीएमाइड में बनता था पहले, वही बन गया, एमाइड है पॉलीएमाइड। और यहाँ क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, CH2 का होल 5 और ये बन गया CO, बोलो होल N, क्या बन गया, होल N। समझ में आ गया, बताओ ना बेटा, ये क्या बन गया, होल N। तो ये आपका बन गया, जल्दी से बताइए क्या बन गया है, ये बन गया नायलॉन 2 नायलॉन 6। इसे नोट कर लीजिए। नायलॉन की 2 यूनिट है, नायलॉन की 6 यूनिट है, बीच में ये एमाइड लिंकेज है, इसलिए इसे पॉलीएमाइड कैटेगरी में भी रखा गया है। ये एक ऐसा पॉलीमर है जो बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेड हो जाता है, इसलिए इसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी कहते हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, जनरली 99% सभी हो चुके हैं। बस हम आपसे एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट टाइम, जिससे आपके दिमाग में आ जाए। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप बता दीजिए बस। ग्लिप्टल, एक पॉलीमर रह गया फेमस जो हमसे छूट रहा था, वो बता दे रहे हैं ग्लिप्टल। वो ग्लिप्टल बता दीजिए ये कौन है। GL, बस ये लास्ट बचा है ग्लिप्टल। GL, बातें नहीं, GL/PTAL, बताओ ये ग्लिप्टल रह गया। अब बायोडिग्रेडेबल खत्म हो गया। अब मैं पूरे इंटायर चैप्टर में एक बार CBSE 2013 में क्वेश्चन आया और ग्लिप्टल क्या है, अब बच्चे लिख नहीं पाए, तो मुझे अब याद आ गया, वो छूटे ना। तो ग्लिप्टल क्या होता है, इसके 2 मोनोमर बता दो। ये पॉलीमर है ग्लिप्टल, इसका पेंट और लिकर्स मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है ग्लिप्टल का, ये कॉमर्शियल नेम है। इसके 2 मोनोमर्स होते हैं, वो बताइए, जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। बेटा आप बताइए, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ग्लिप्टल बनता है। ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया आपका। ये पेंट्स और लिकर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं एज ए लिक्विड सॉल्वेंट के रूप में। एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड, मैंने आपको टेरेलिन बनाई थी, टेरेलिन से मिलता जुलता है, आपने ध्यान नहीं दिया ग्लिप्टल में। आप बताइए, एक होता है टर्बिथैलिक एसिड, एक होता है थैलिक एसिड। मैंने क्या कहा, थैलिक एसिड लेंगे और यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकॉल लेंगे।
ये देखो एथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला क्या होता है, CH2OH CH2OH, याद आया। इसे डाइऑल कहेंगे या एथिलीन ग्लाइकोल कहेंगे। अब इसकी हम लोग टर्पिथेलिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे। टर्पिथेलिक का मतलब समझ लो, आर्थो पे लगेंगे तो आर्थो पे लगेंगे तो पैथेलिक एसिड होगा और पैरा पे लगेंगे तो टर्पिथेलिक होगा। हमें आर्थो पे लगाना है क्योंकि थैलिक एसिड है। क्या है ये, तो ये COOH यहाँ लगाएंगे 1,2 पर। ये इसका नाम है पी साइलेंट होता है, थैलिक एसिड बोलते हैं। तुम्हें याद हो जब हमने टेरलिन और डेक्रान पढ़ाया था तब उसमें टर्पिथेलिक था, इसमें थैलिक एसिड है, उसमें ग्लाइकोल था, बस ये अंतर आ गया बस। और इन दोनों का क्या कर दो, देखो कंडेंसेशन, COOH का OH जाएगा, इसका H जाएगा, वाटर निकल जाएगा और ईस्टर बन जाएगा, पॉली ईस्टर। कुछ याद आया, इसका COOO ईस्टर बन जाएगा। सेम वैसे ही है, किसके समान है, टेरलिन और डेक्रोन के समान। उसमें टर्पिथेलिक था, वहाँ ये 2 COOH पैरा पे लगे थे, यहाँ पे आर्थो पे लगे, बस ये डिफरेंस है इसमें, इसको समझ लीजिए आप लोग ध्यान से। तो क्वेश्चन आया था, ये हम बता दें, ग्लिप्टल जो है पॉलीमर है, इसके 2 मोनोमर बताइए। बेटा इधर सुनो, ग्लिप्टल पॉलीमर के 2 मोनोमर बताइए, नाम बताओ। एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। बच्चों आज का हमारा वीडियो था एंटायर पॉलीमर चैप्टर पर, जो कि 1 स्लॉट में आपका कंप्लीट कर दिया गया है। आप इसको रिवाइज करिएगा, समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।